चलो जी, आज हमारा पहला लेक्चर है। ये हमारा थर्ड बैच है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 2 बैच हमने किए हुए हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो ये जितने भी लेक्चर्स हमारे इस बैच में होंगे, तो वो सारे के सारे जो है इंशाल्लाह आपको जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इसको यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है वो हमारे लेक्चर सारे अवेलेबल हो जाए। और कोशिश आप ये करें कि आप जो है वो क्लास को अटेंड करें। अटेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन होगा, तो वो आप क्वेश्चन साथ साथ करेंगे, तो जो है वो उसमें आपको मज़ा आएगा, आपके अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को एक अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाए आपके लिए, और कॉन्सेप्चुअली जो है आपको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि आप जो है वो आई कैप का पेपर जो है इस टाइम में क्वालिफाई कर सकें। लेकिन जब आप जो है क्लास पढ़ेंगे और आप साथ साथ हमारे साथ क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें जो है कि ज़रा दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। हम लोगों ने जो प्लान किया है वो इस तरह किया है कि हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे बुक से। ठीक है जी, आई कैप की बुक है, ये लेटेस्ट बुक है, मैंने डाउनलोड की हुई है। आप लोग भी इसको जो है वो अपने जो आपके लॉगिन्स हैं वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स अवेलेबल है आई कैप की वेबसाइट पे। इसकी एक किट भी है। तो किट जो है वो आपने जो है वो करनी है एज ए प्रैक्टिस। जो है आप किट्स एंड मेडिकल्स करेंगे। अगर आप फील करेंगे कि आपको कहीं पे जो है वो हेल्प चाहिए, तो वो आप मुझे नंबर जो है वो कि सर ये नंबर जो है मेडिकल नंबर आप क्लास में करा दें, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ, तो हम उसको क्लास में भी कर लेंगे। लेकिन क्लास में जो हम चीज़ करेंगे वो ये करेंगे, हम जो बुक है इसको हम थॉरली पढ़ेंगे, थोरेटिकली भी पढ़ेंगे, उसको डायरेक्टली भी साथ साथ करेंगे इसके। और जो आई कैप के पास पेपर्स हैं पिछले 5-6 सालों के, जो आई कैप के पास पेपर्स हैं, वहाँ से जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक पे, तो वो भी हम जो है वो क्लास में करेंगे। और मैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह हम ये बुक जो लिखी हुई है, ये मैं थोड़ी सी स्टडी की है, इसको हम पहले भी लास्ट में पढ़ाई है। ये बुक बड़ी अच्छी लिखी हुई है। अभी हम इसको भी स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस बुक के अंदर तकरीबन हर चीज़ कवर्ड है। बस इसको समझने की बात है। इसको नॉर्मली अगर खुद पढ़ेंगे तो आपसे आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे, तो फिर आपको जो है आपको मज़ा भी आएगा, और आपको आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है जो रेलिवेंट टॉपिक्स के हैं वो इसके अंदर कवर्ड है। बस इसको ज़रा थोड़ा-सा फर्निश करने की ज़रूरत है आपको कि यार ये बुक जो है बहुत बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। मैं इसको थोड़ा-सा अभी देख रहा था बैठा हुआ, तो मैंने देखा कि इसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। तो हम इसी बुक को फॉलो करेंगे। हम इस बुक से के हिसाब से को पढ़ेंगे सारा, उसको उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आपके जो क्वेश्चंस हैं बीच में होंगे आपके, तो आप बीच में साथ अपने माइक ऑन करके जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो जनाब पहला नंबर जो चैप्टर नंबर 1 जो है इसका, अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 1, 2, 3। एक मिनट, जरा मैं अपना पेन सही कर लूँ। चलें जी, चैप्टर नंबर 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, 8। यहाँ तक जो है ना, ये कौन सा चैप्टर है आपके? ये कंसोलिडेशन है। ठीक है जी, जो कंसोलिडेशन है ये हम करेंगे बाद में, अभी इसको नहीं कर रहे। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैप्टर ऑलरेडी जो है सारे हम लोगों ने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो वहाँ से जो है आप इसको जब आपको टाइम मिले आप ये लेक्चर वहाँ से देखें। ये सारे जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके आई के आपके पास पेपर वहाँ पे अवेलेबल है। हम जाएंगे तरतीब से, अब कोई चैप्टर इंशाल्लाह हम स्किप नहीं करेंगे, सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा है IS9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो हम आज जो स्टार्ट करने लगे हैं, हम आज स्टार्ट करने लगे हैं हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9।
टुडे 21/6/2022। ठीक है जी, तो ये पेज नंबर 161 पे जाके इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास कुछ सेशंस होंगे तो आप बिल्कुल दीजिएगा मुझे, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप कहे नहीं सर इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है, तो आप हमें साथ साथ बताइएगा, गाइडेंस दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम जो है इसको कॉपरेट करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो है आपको चीज़ जो ऐसे जो बुक है, बुक से आपको चीज़ समझ में आए, और इंशाल्लाह जब भी हम शुरू करते हैं तो आपको साथ साथ जो है वो साथ साथ समझ आएगा इंशाल्लाह। चलो जी, अभी मियाँ मियाँ फ्रांस साहब खाना खा रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनसे भी ज़रा थोड़ी गपशप लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये हम लोग स्टार्ट करने लगे जी IFS। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हमने जो 8 चैप्टर है वो हमने छोड़ दिए, वो कंसोलिडेशन के हैं, बाद में करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 9। बात क्या करता है जी, ये बात कर रहा है जनाब, इसमें आप देखेंगे गैप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट, ये हम चेक करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, रिक्लासिफिकेशन क्या है, मेजरमेंट क्या है। क्लासिफिकेशन ये है कि आपने इसको किस क्लास में बुक करना है। क्लास का मतलब क्या है कि आपने इसको कॉस्ट पे बुक करना है या आपने इसको फेयर वैल्यू पे बुक करना है। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। क्योंकि जब भी आपको एसेट्स लेके आते हैं या आप कोई लाइबिलिटी लेके आते हैं, तो आपको देखना होता है कि आपने इसको कॉस्ट पे लेके चलना है या आपने इसको फेयर वैल्यू पे लेके चलना है। तो वो उसको उसको कहते हैं इसकी क्लासिफिकेशन है। अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद बाज का होता है कि आपने इसको क्लासीफाई कर लिया कॉस्ट पे, लेकिन बाद में आपको पता लगे कि जनाब इसको हम फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, कि हम इसकी क्लास को चेंज कर देंगे। तो वो अगर बाद में हम स्टार्ट हमने कॉस्ट पे कर दिया, लेकिन 2 साल बाद हम कहते हैं इसको फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, तो हम उसको कहेंगे रिक्लासिफिकेशन। तो वो कैसे करेंगे, उसके रूल हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या है कि किस अमाउंट से उसको बुक करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट में जो है हमारे पास, हमें पता है कि इम्पेयरमेंट में जो है एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है IAS 36। तो वो जो IAS 36 है वो इम्पेयरमेंट पे है, लेकिन वो लगता है नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो इम्पेयरमेंट होती है वो इसी स्टैंडर्ड में होगी IFRS 9 में। IFRS 9 कहता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होंगे उसकी इम्पेयरमेंट जो है वो आप जो है वो मेरे अंदर ही करेंगे, उस पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे IFRS 36 अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट जो है वो 100% जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो हम इसी इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करता है एम्बेडेड डेरिवेटिव की, बात करता है ये डेरिवेटिव क्या है। उसके बाद एम्बेडेड डेरिवेटिव्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी सी द रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको डी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। पहले आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद देखें उसको डी रिकॉग्नाइज करना तो कैसे करना है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है कि मैंने अगर एक खर्चा किया है तो मुझे वो देखना है उस खर्चे को मुझे किधर बुक करना है। आइदर उस खर्चे को मैंने P&L में बुक करना है, आइदर मैंने उस खर्चे को बैलेंस शीट में बुक करना है। तो इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, कि आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैंने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, मैंने इस खर्चे को जनाब एसेट बना के एसेट शो कर दिया है, तो उसको उस एसेट को मैं जो है डी रिकॉग्नाइज कैसे करूंगा, वापस उसको P&L में कैसे लेके जाऊंगा। तो उसको बोलते हैं डी रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है जी, वो सारा हम इसके अंदर देखेंगे। एंड देन वो एक नया टॉपिक इसके अंदर टॉपिक है हैजिंग। तो हैजिंग का टॉपिक जो है इसको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और ये एफ्रिक दिया हुआ है, एफ्रिक 16 दिया हुआ है हैजिंग पे, तो हम ये सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, कुछ पहले डेफिनेशन की बात करता है। डेफिनेशन जो मैं जिसकी दी हुई है स्टैंडर्ड में, वो स्टैंडर्ड में IAS 35 है। IAS 32 जो है इसके अंदर जो है इसने कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं। ये डेफिनेशन जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको पहले आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, ताकि आपको जो है ये चैप्टर जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। जब तक आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएंगी, आपको ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो पहले ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेशन में जनाब क्या कहता है, डेफिनेशन जो है वो IAS 32 में इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिफाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव बाय द बोथ द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी टू द पार्टी। अच्छा, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जरा ना एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर जो है, लेक्चर आ जाए 21/6/2022 हमारा पहला लेक्चर है।
देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, थोड़ा इसका जरा पहले तो बेसिक्स आइडिया ले लें ताकि आपको इस चैप्टर पढ़ने का मजा भी आए। देखिए होता क्या है, एक यहाँ पे सप्लायर है, इसने क्या किया, इसने गुड्स सेल की, ठीक है जी, एक सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ये इसको सप्लायर जो है जब गुड्स सेल करेगा कस्टमर को तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम होगा, सेल परचेज एग्रीमेंट होगा, ठीक है जी, ऐसे ही होता है। अब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको गुड्स सप्लाई करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से गुड्स इधर जाएंगी और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको पेमेंट आएगी, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। सप्लायर ने गुड्स सप्लाई की, उसको पेमेंट आई, और ये सारा काम किस कैसे हुआ, ये सारा काम एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ, ठीक है जी। इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका क्या नाम है, इसको कहता है इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट का वर्ड है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मतलब पता लगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, फाइनेंस का मतलब क्या, कैश, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ये कैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक पार्टी ने जो है वो कैश देना है और एक पार्टी ने कैश रिसीव करना है। जिस पार्टी ने कैश रिसीव करना है उसके लिए क्या होगा, वो एक अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, अकाउंट्स पेएबल, ठीक है जी। उसने पैसे कैश रिसीव करना है और उसने कैश देना है, जिस पार्टी ने कैश देना है उसको हम कहेंगे कि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है इसकी, और जिसने रिसीव करना है उसको कहेंगे ये फाइनेंशियल एसेट है। अब हमने क्या किया, हमने कहा एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, एक पार्टी के लिए रिसीवेबल होगा, एक पार्टी के लिए पेबल होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के लिए रिसीवेबल हो एक पार्टी के लिए पेबल हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। और जिस पार्टी के लिए रिसीवेबल होगा वो उसको फाइनेंशियल एसेट बोलेगा, और जिस पार्टी के लिए पेबल होगा उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलेगा। ये सिंपल मीनिंग है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये वो डेफिनेशन बात करता है, वो कहता है कि देखें जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स बोथ, बोथ क्या, ए फाइनेंशियल एसेट accounts receivable to one entity and a financial liability accounts payable or equity instrument to another entity, ठीक है जी। डेफिनेशन क्लियर है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होगा, एक पार्टी के लिए रिसीवेबल हो फाइनेंशियल एसेट हो, और दूसरी पार्टी के लिए पेबल हो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो या इक्विटी हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी दोनों बैलेंस शीट में जो है वो लायबिलिटी साइड पे होती है। तो वो कहता है या इक्विटी हो या लायबिलिटी हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। तो हमें क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हमें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं डिफाइन द फाइनेंशियल एसेट। अब हमें पता चला कि जनाब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें होती हैं, एक पार्टी के लिए रिसीवेबल होती है, एक पार्टी के लिए पेबल होती है, और एक पार्टी की जो रिसीवेबल होती है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट होता है। अब जरा हम फाइनेंशियल एसेट को थोड़ा सा मजीद एलोबरेट करेंगे। वो कहता है जनाब फाइनेंशियल एसेट क्या होगा, मेरे पास एक आइटम है मेरी बैलेंस शीट में, क्या वो बैलेंस शीट में जो आइटम है वो फाइनेंशियल एसेट है। तो स्टैंडर्ड कहता है देखें जी, अगर आपको ये देखना है कि आपके पास एक आइटम, आपको बैलेंस शीट में आपके पास हेड है, वो हेड फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल एसेट नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, नंबर वन कि वो कैश है। अगर मेरी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड आ रहा है, कैश एट बैंक आ रहा है, तो मैं कहूंगा ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो है ये फाइनेंशियल एसेट है। अब आप कहेंगे सर कैश एट बैंक तो समझ में आता है कि आपके लिए रिसीवेबल है तो बैंक के लिए पेबल होगा, ये कैश जो है ये आपके लिए रिसीवेबल है तो पेबल किसके लिए, ठीक है जी। तो ये जनाब आप अगर कभी कभी किसी नोट को गौर से देखें ना, उसमें लिखा होता है हामिल आज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। तो कौन अदा करेगा, वो गवर्नमेंट अदा करेगी। तो कैश जो है आपके लिए रिसीवेबल है लेकिन गवर्नमेंट के लिए पेबल है, तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट होगा।
दूसरी चीज इसके अंदर क्या दी हुई उसने, दूसरी चीज दी हुई है, उसने कहा जी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एंटिटी। आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी कंपनी के शेयर्स में, तो वो जो शेयर्स आपके हैं वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जो आपके बैलेंस शीट में आ रहा है वो भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। आपके लिए रिसीवेबल है और दूसरी पार्टी के लिए वो पेबल है। ठीक है जी। तो पहली बात उसने क्या किया, आपके पास अगर कैश पड़ा हुआ है या कैश इन बैंक पड़ा हुआ है, या आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसने आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए हुए हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हमने अपने बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं वो भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। थर्ड थर्ड वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके पास राइट आया। ठीक है, जब आपने एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट से आपके पास राइट आया। राइट क्या आया? टू रिसीव अ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अदर एंटिटी। जैसे भी हमने सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया, उस सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट की हमने एग्जांपल दी, उसके अंदर क्या हुआ, हमारे लिए रिसीवेबल हो गया कि हमने कैश रिसीव करना है, हमने माल दिया उसको, उससे हमें कैश देना है। तो जो समय कैश देना है वो हमने कहाँ शो किया, रिसीवेबल, हमने अकाउंट रिसीवेबल शो किया। वो अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल एसेट होगा। और या कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या हो, exchange of financial assets or financial liability with another entity under a condition potentially favorable to the entity। वो कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्या होगा, आपको फ्यूचर में फायदा होगा। ठीक है जी, अगर आपको फायदा होगा तो वो आपका एसेट है। कहता है टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब क्या, मैं आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैंने आपसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे फ्यूचर में जो है वो पेमेंट करनी है यूएस डॉलर में। मैंने माल मंगवाया अभी, मैंने प्लांटर मशीन मंगाई हुई है, और मुझे 6 महीने बाद जो है वो आज मैं उसका अक्टूबर में बैठा हूँ, अक्टूबर के अंदर मेरे पास मटेरियल मशीनरी आ गई। अब मुझे पेमेंट कब करनी है, मुझे पेमेंट मार्च में करनी है। अब पेमेंट करनी है डॉलर में। अब मैं देख रहा हूँ यार पाकिस्तान में रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो पेमेंट मैंने अगर $100 पेमेंट करनी है मार्च में, तो वो आज $100 को मैं देखूँ तो उसका रेट कितना है, 205 के हिसाब से मैं रेट लगाऊं तो मुझे 20,500 रुपये मेरे बनते हैं। तो मैंने सोचा यार अगर मैं आज 20,500 आज बनते हैं, ये दो महीने के बाद हो सकता है ये डॉलर 300 पे चला गया, तो मुझे 30,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ बैंक के साथ। मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ बैंक साहब मुझे मार्च में डॉलर चाहिए, $100। आप बताएं मुझे मैं कितने पैसे आपको मार्च में दूँ रुपीज़ में, कि आप मुझे $100 दे दें। बैंक ने कहा यार देखो अभी डॉलर का रेट बहुत तेज चल रहा है, तो आप ऐसा करना, आप मुझे मुझसे फिक्स कर लो कि आप मुझे 250 रुपये दोगे $1 पे, तो यानी कि 20,500 रुपये दोगे, तो मैं आपको $100 दे दूंगा। आपने कहा ठीक है, ओके, आपने कांटेक्ट कर लिया। अब आपको पता है कि अब डॉलर जहां मर्जी पहुंच जाए, मैंने बैंक को 250 रुपये दे के कि डॉलर ले लेगा मार्च में। ये बात हुई अक्टूबर में। अब बीच में दिसंबर आ गया, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने लगी है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने लगी आपकी, तो आपको पता चला कि डॉलर का रेट तो है आज ही 300 हो चुका है। तो आप कहोगे यार मैंने डॉलर का 300 हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है मार्च में रेट जो जाए बल्कि 350 हो जाए। लेकिन हमें कितने में मिलेगा, 250 में मिलेगा। इट मीन्स कि हमें फायदा होने वाला है। तो वो स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर आपको पोटेंशियली फेवरेबल है, अभी पोटेंशियली फेवरेबल है ना, तो मुझे फायदा हो सकता है। पोटेंशियली क्या है, मुझे पूरा नजर आ रहा है तो मुझे फायदा ही होने वाला है। तो वो कहता है जब फायदा होने वाला है तो आप एक एसेट बुक कर लो आज 31 दिसंबर को। अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, पोटेंशियली होने वाला है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप ऐसा करो, आप देखो कितना फायदा होने वाला है। मैंने कहा देखो मुझे तो $250 मिलना है, और हो सकता है डॉलर का रेट जो है वो 350 हो। इसका मतलब $1 मुझे मुझे कितना, $1 पे $100 का फायदा होने वाला है। तो कहता ठीक है, जितने डॉलर आपको मिलने हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप 31 दिसंबर को अपनी रिपोर्टिंग डेट पे कैसे बुक कर लो। ठीक है जी, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो आप देखें एक कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहले उसने क्या किया कि कुछ कैश जो है वो रिसीवेबल होगा या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिसीवेबल होगा, तो आप उसको एज ए एसेट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बुक करेंगे, फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे उसको आप। इसी तरह अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है लेकिन उसमें बेनिफिट मुझे ये लग रहा है कि मुझे फायदा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 31 दिसंबर को एक अपने रिपोर्टिंग डेट में जो है एक एसेट बुक कर लूंगा। अभी फायदा हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, तो पोटेंशियली फेवरेबल है, तो मैं एक एसेट बुक कर लूंगा। इसी तरह का हम इसको साथ साथ लेके चले लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में वो क्या बात करता है, वो कहता है टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। अगर वो अनफेवरेबल हो जाए, मैं कहूँ यार मैंने तो 250 में डॉलर लेना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार डॉलर तो सस्ता हो जाएगा, ये डॉलर तो 225 का हो जाएगा, तो 25 पे मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे 25 ज्यादा पे करना पड़ जाएगी, तो ये पोटेंशियली अनफेवरेबल हो गया। तो जब मुझे नजर आएगा यार मुझे लॉस होने वाला है, पोटेंशियली अनफेवरेबल होने वाला है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइबिलिटी बुक कर लूंगा।
ठीक है, तो एक ही ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, या तो आप उस ट्रांजैक्शन पे आपको फायदा होगा या आपको लॉस होने वाला होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अगर फायदा होने वाला होगा तो एसेट बुक कर लेंगे, और लॉस होने वाला होगा तो आप उसका लायबिलिटी बुक कर लेंगे। ठीक होगी जी। तो ये पॉइंट भी हमारा इसके साथ ही क्लियर हो गया। ये दोनों इंटरलिंक पॉइंट थे, तो मैंने इसको साथ साथ क्लियर कर दिया। उसका लायबिलिटी एक और पॉइंट है, टू डिलीवर द कैश ऑफ अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी, वो इसका रिवर्स है, बिल्कुल ये वाला सेम। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि हमने हमने गुड्स ले लिए, जब हमने गुड्स ले लिए तो अब हमने क्या करना, हमने पेमेंट करनी है। तो जब हमने पेमेंट करनी है तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक हो क्या जी, समझ में आ रहा है? जहाँ समझ में नहीं आएगा मुझे रोक दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। साथ साथ जो है हम हर चीज साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आएगा आप साथ साथ करें, तो ताकि वो कन्फ्यूजन साथ ही दूर हो जाए। मैं आगे निकल गया तो पीछे जो है ना आना मुश्किल हो जाएगा, और आपकी चीज जो है वो कन्फ्यूज करेगी। वो सारी चीजें इंटरलिंक है, कोई चीज बिजनेस स्किप हो गई आपकी तो आपको आगे मजा नहीं आने वाला। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं जी। अगला पॉइंट क्या है जी, कहता है कॉन्ट्रैक्ट। आप माइक खोल के क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जो है ना। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर क्वेश्चन करना माइक खोल के क्वेश्चन करें, मैंने माइक जो है ना आपके रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ आपको। आप माइक इसलिए भी ऑन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन करें, आंसर लें और माइक अपना ऑफ कर दें। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल इन एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के ऑन इक्विटी, अब हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पे, मैं एग्जांपल दोबारा एग्जांपल पे आता हूँ अपनी। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस पार्टी ने पे करना है, इस पार्टी ने इसको पेमेंट करनी है। ठीक है जी, पेमेंट कैसी होती है, कैश में होती है। अब ये पार्टी क्या है, ये पार्टी जो कस्टमर है ये आपका शेयर होल्डर भी है, इसने अपनी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं इस कंपनी के, ये कंपनी जो है एबीसी है। अब एबीसी कंपनी ये क्या है, इसने शेयर होल्डर है इसके पास, इसने एबीसी के शेयर है इसके पास, ये शेयर होल्डर भी एबीसी का। इसने कहा यार मैं कैश नहीं दूंगा, मैं आपकी कंपनी के शेयर वापस कर दूंगा आपको, शेयर ऑफ एबीसी। इसने कहा यार आपकी कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके शेयर वापस कर दूंगा। मैं आपके कंपनी के शेयर मेरे पास हैं, मैं उसको एज ए कैश इस्तेमाल करूंगा। ठीक हो गया। अब इसने कहा शेयर तो दूंगा, लेकिन अब शेयर कब दूंगा, अब सपोज करेंगे आज की डेट क्या है, आज जो डेट है वो 1 अक्टूबर है 2022 है, और पेमेंट कब ड्यू होगी, ड्यू डेट कब है इसकी, ड्यू डेट है 31 मार्च, 31/12/2023 है। ठीक है जी, अब बीच में मेरी बैलेंस शीट कब बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है 31/12/2022 की बन रही है। तो इसने मुझे कहा देखो ये ड्यू डेट है अभी 1.5 साल बाद, अभी 1 साल 12 महीने बाद, 14 महीने बाद ड्यू डेट है। इसने मुझे कहा कि मैं आपको शेयर दूंगा, मैंने कहा भाई जब शेयर कितने दोगे, मैं जो अक्टूबर में खड़ा हूँ, इसने कहा यार देखो शेयर मैं आपको कितने दूंगा, मैं आपको शेयर जो है ना आज नहीं बता रहा कितने दूंगा। सपोज करें जो माल जिसने लिया है, माल इसने 1 लाख का लिया है, इसने 1 लाख रुपए पे करने हैं इसको। ठीक है जी, अब इसने कहा देखो मुझे 1 लाख पे करने, मैं आपको आज नहीं बताऊंगा मैं आपको कितने शेयर दूंगा, मैं आपको उस दिन बताऊंगा जिस दिन मेरी ड्यू डेट आएगी, इस डेट को मैं देखूंगा कि मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मार्केट वैल्यू 100 रुपए होगी तो मैं आपको 1000 शेयर दे दूंगा, अगर मार्केट वैल्यू 50 रुपए होगी तो मैं आपको 2000 शेयर दे दूंगा। ठीक है, मैं आज आपको आज की बताऊंगा आपको कि मैंने कितने शेयर देने आपको। जब ड्यू डेट आएगी उस टाइम मैं देखूंगा मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, जितनी मार्केट वैल्यू चल रही होगी उतना नंबर ऑफ शेयर आपको दूंगा। तो इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है वो वेरिएबल है। आज इस डेट पे मुझे नहीं पता कि आज मुझे कितने शेयर मिलने वाले हैं। ठीक है ना जी, तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितने शेयर मिलेंगे आज 1 अक्टूबर पे, तो मुझे 31 दिसंबर पे पता चलेगा, जब वो देखेगा यार उस टाइम उससे मार्केट वैल्यू लेगा, जो मार्केट वैल्यू होगी ना 1 लाख को उस पर डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स आज वेरिएबल है, आज मुझे फिक्स नहीं किए उसने। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर अगर ऐसी बात है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है ए नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, ये नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है, जो शेयर्स की लेन देन हो रही है नॉन डेरिवेटिव है। ठीक है ना जी, तो इसमें क्या कहता है, वो कहता है नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of entities on equity instrument।
तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें मुझे पता है यार मुझे मुझे कैश नहीं मिलना, लेकिन मुझे जो है मेरी कंपनी के शेयर्स मिलने हैं, लेकिन कितने शेयर्स मिलने हैं वो मुझे आज नहीं पता, वो उस डेट को पता लगेगा, उस डेट की मार्केट वैल्यू पे मुझे नंबर शेयर देगा। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को आप क्या कहेंगे कि ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है जी। अब देखें, ये मेरी बैलेंस शीट थी, ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड है। यहाँ पे मैंने कहा अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख रुपए का मैंने शो कर दिया। क्यों शो किया? कि उसने मुझे ये कहा कि सर मैं आपकी आपके आपकी आपको मैं आपके जो है कंपनी के शेयर वापस कर दूंगा, और कितने वापस करूंगा, नंबर वेरिएबल है। तो मैंने कहा ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है, मैं इसको यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट शो करूंगा। अब अगर वो मुझे ये कहता है, अगर वो नंबर फिक्स कर दे, वो कहे यार देखो मैं आपको आपको ड्यू डेट पे जो है ना 1000 शेयर दूंगा, वो कहेगा ये वेरिएबल नहीं है, मैं इसको फिक्स करता हूँ, फिक्स करता हूँ। वो कह उन्हें फिक्स कर दिया, उससे कहा मैं आपको 1000 शेयर दूंगा और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए होगी। तो नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स कर दे आप, उसकी प्राइस भी फिक्स कर दे आज, इसको बोलते हैं फिक्स टू फिक्स कॉन्सेप्ट, फिक्स टू फिक्स कॉन्सेप्ट। अगर वो काम ये आज कर दे तो फिर क्या होगा, तो फिर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रहेगा ना, हम कहेंगे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों? हमने कहा था कि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए, या अमाउंट वेरिएबल होने चाहिए, दोनों वेरिएबल, एक चीज वेरिएबल होनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों चीजों को फिक्स कर दे तो फिर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, तो इसको हम एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज ए एसेट अपना शो नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या मिलना है, हमें हमारे शेयर वापस मिलने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इक्विटी पे जाके इसको इधर शो करेंगे। अगर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, अगर वेरिएबल नहीं होगा कहीं पे, अगर वो फिक्स टू फिक्स कर देगा, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको इक्विटी माइनस करेंगे, आप इसको अकाउंट रिसीवेबल में शो नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है? तो ये बात हमारे क्लियर हो गई कि अगर नॉन डेरिवेटिव होगा तो हम उसको देखेंगे कि ये वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल में या उसकी नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल हो या उसकी अमाउंट वेरिएबल हो, दोनों में से एक वेरिएबल, दोनों वेरिएबल हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको फाइनेंशियल एसेट शो करेंगे। लेकिन हमने कहा अगर दोनों चीजें फिक्स हो जाएंगी, अमाउंट भी फिक्स हो जाएगी और उसका नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स हो जाएंगे, फिक्स टू फिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको अकाउंट रिसीवेबल शो नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको इक्विटी में माइनस शो करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर वही बात कर रहा है लाइब्रेरी में, देखे लाइब्रेरी की बात करता है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल्ड इन द एंटिटी ऑन जी। ये भी हो सकता है ना कि अब आपने पेमेंट करनी है, ठीक है ना, आपने जो पेमेंट करनी है, आपने क्या कहा, आपने कहा कि यार देखो मैंने पेमेंट करनी है, मैंने पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए हम इसी एग्जांपल में देखते हैं। हमने कहा कि इसने पेमेंट करनी है, ये कस्टमर आपका, ठीक है। अब ये कस्टमर आपका है, ये कस्टमर है ना, इसने पेमेंट करनी है। तो अभी हमने क्या एग्जांपल ली थी कि इसके पास आपकी कंपनी के शेयर थे, एबीसी कंपनी के शेयर थे, लेकिन ये कस्टमर क्या कहता है, ये कहता है यार देखो मैंने पेमेंट करनी है, मैं अपने ही शेयर में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये दोबारा मैं पढ़ लूँ क्या कह रहा है। इन्होंने एंटिटी में ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर अ वेरी नंबर ऑफ एंट्रीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो लाइबिलिटी की साइड में देखा हूं, अब इसकी लाइबिलिटी या फाइनेंशियल लाइबिलिटी शो करनी है, लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं आपको जो है वो कैश नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपनी कंपनी की शेयर दे दूंगा। अभी जो है ये XYZ कंपनी है, तो XYZ ने कहा कि मैं आपको XYZ के शेयर दे दूंगा एबीसी को। ठीक है जी। तो जब मैं अपने शेयर, अपनी कंपनी के शेयर आपको दूंगा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी शो की हुई है, इसी जो XYZ कंपनी है, XYZ जो कंपनी है, इसके बुक में कहा होगा, इसके क्रेडिटर आ रहे होंगे, लाइब्रेरी में क्रेडिटर शो करेगा ना 1 लाख रुपए का ये। अब इसने कहा ये जो मैं क्रेडिटर है, मैं आपको जो है अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगा। ठीक है, जब ड्यू डेट आएगी मैं आपको 1 लाख रुपए का शेयर दे दूंगा। अब स्टैंडर्ड कहता है यार कितने शेयर दोगे भाई, तो आपने पेमेंट करनी है, आपका एक क्रेडिटर आ रहा है आपकी बुक में, तो आप उस क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करोगे। आपने कहा यार देखो 1 लाख की अमाउंट मैंने देनी है, तो मैं तो उस ड्यू डेट पे देखूंगा कि नंबर मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है मार्केट में, तो उसके हिसाब से आपको वेरिएबल नंबर शेयर दूंगा, मैं आज फिक्स नहीं करता। तो आप क्या करेंगे, आप उसको आप कहेंगे ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और इसको आप एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी शो करेंगे। लेकिन अगर मैं आज ही आपको बता दूं कि ठीक है जी, आप जब ड्यू डेट आएगी तो मैं आपको 1000 शेयर दूंगा, उसकी वैल्यू 10 रुपए,
अगर मैं फिक्स टू फिक्स कर दूं तो स्टैंडर्ड कहते हैं अगर फिक्स टू फिक्स कर देंगे, आज ही आप बता देंगे कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर देने हैं और कितनी वैल्यू पे देने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको यहाँ नहीं शो करेंगे, आप इसको इक्विटी में शो करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कि आपने देखना है कि अब आपने सेटलमेंट कैसे करनी है अपनी पेमेंट की, आपने पेमेंट करनी है शेयर्स में। अगर वो शेयर में आपने पेमेंट करनी है तो अगर आपने नंबर ऑफ वेरिएबल शेयर देने हैं, अभी आप आज शेयर फिक्स नहीं कर रहे, तो फिर आप उसको क्रेडिट शो करेंगे, लायबिलिटी भी शो करेंगे। लेकिन अगर आज ही फिक्स कर देंगे कि यार मैंने फिक्स टू फिक्स का कॉन्सेप्ट आज ही लगा देंगे कि यार थोड़े 1 लाख रुपए देना है मुझे 14 महीने बाद, तो मैं तो आपको अपनी कंपनी के 1,000 शेयर दे दूंगा जिसकी वैल्यू आज 10 रुपए, 10 रुपए ज्यादा फिक्स कर दी मैंने। अब उसकी वैल्यू बाद में मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपए हो गई, तो आपको 1 लाख मिल जाएगा। अब बाकी का जाके बेच देना। अगर वैल्यू उसकी 200 हो गई तो आपको 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 2 लाख मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो आज फिक्स कर दिया कि यार मुझे जो मैंने जो आपको 1,000 शेयर दे देना 10 रुपए के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड कहता है कि इस सूरत में जो है ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बनेगी, ये आपकी जो है इक्विटी बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये हम इसको दोबारा यहाँ से पढ़ते हैं। कहता है जब आप देखें एन नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है ये इन विच एन एंटिटी और मे बी obliged टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने पेमेंट करनी है तो मैं अपने ही शेयर दे दूंगा। और कितने दूंगा, वेरिएबल नंबर है, अभी आज मैं फाइनली करता, मैं तो उस डेट को देखूंगा जितनी मार्केट वैल्यू होगी उसके उस पर डिवाइड करके आपको उतने नंबर ऑफ शेयर दे दूंगा। तो फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ठीक है जी। लेकिन अगर ये फिक्स हो जाती तो ये इक्विटी, ये आपका इक्विटी बन जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है। ठीक हो गया जी। तो ये भी हमारे कॉन्सेप्ट जो थे दो, ये हमने साथ साथ क्लियर कर लिए। अब बात करता है डेरिवेटिव। कहता है ए डेरिवेटिव that will or may be settled other than by exchange of a fixed amount of cash or another financial assets or fixed number of, वही फिक्स टू फिक्स कॉन्सेप्ट कि एक नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन होगी। सॉरी, एक डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेटिव हमने कर ली। अब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है, आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपके ऑप्शंस, आपके वारंट्स। ठीक है, ये आपके साथ डेरिवेटिव। अब मैंने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है जी। उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सपोज का ये डेरिवेटिव पर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट विल मे बी सेटल्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेटलमेंट कैसी होगी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा यार मैं आपको रुपीज देकर आपसे डॉलर लूंगा, तो उसकी मैं उसकी सेटलमेंट कैसी होगी, मैं अदर देन कैश, तो मैं कहा मैं तो आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगा। कितने शेयर दूंगा, वो कहता है अदर देन क्या, वो फिक्स टू फिक्स क्या है कि आज फिक्स नहीं करना, वो वेरिएबल होने चाहिए। अदर देन फिक्स टू फिक्स का मतलब क्या है, वेरिएबल होने चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने आपसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो आपसे कर लिया, लेकिन जो सेटलमेंट होगी मैं कैश में नहीं करूंगा, अपने के शेयर दूंगा। तो वो कहता है फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है, इसमें जो पोटेंशियली फेवरेबल होने वाला है, तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है जी। इसी तरह वो कहता है कि लायबिलिटी में क्या, डेरिवेटिव डेट मे बी सेटल्ड अदर देन एक्सचेंज ऑफ फिक्स टू फिक्स, अदर का मतलब फिक्स टू फिक्स के अलावा। तो दूसरा केस क्या है, इसके अलावा वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल एंड द फाइनेंशियल एसेट्स, जिसमें आप क्या क्या एंटिटी अपने शेयर्स देगी। ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, डेरिवेटिव या नॉन डेरिवेटिव हो, अगर उसकी सेटलमेंट शेयर्स में हो रही है और उसमें आप देखेंगे कि वो वेरिएबल नंबर में होगी, तो फिर उसको आप, अगर आपको बेनिफिशियल है तो वो फाइनेंशियल एसेट है, अगर वो पेमेंट साइड पे है तो उसको आप करेंगे आपका, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ठीक है जी। तो अब आप देखें, ये आपने इसके पॉइंट पढ़ लिया, अब आप यहाँ देखें कि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे इन्वेंट्री, मेरे एसेट पे एक हेड आ रहा है इन्वेंट्री का, मेरे एसेट्स में, करंट एसेट में इन्वेंट्री आ रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये इन्वेंट्री जो है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बताएं सर ये इन्वेंट्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल इन्वेंट्री जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि ये आपके नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए वो इसी डेफिनेशन को जो है आप फॉलो करेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे कि आप देखें इन्वेंट्री क्या है, नंबर 1 क्या है, आपने कहा ये क्या है, कैश है, तो हमने कहा नहीं ये कैश नहीं है, तो इसका मतलब पहली पोजीशन, पहली जगह ये फायर नहीं की, तो ये पहले पहले पॉइंट में फाली की। अब दूसरे पॉइंट में जाए, क्या ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, आपने ये किसी कंपनी के शेयर्स भी नहीं दे, आपका अपना फ्रिज कुछ पड़ा हुआ है, तो दूसरे पॉइंट में भी ये फिट नहीं हुई। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्टर राइट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी हुआ ही नहीं है, इन्वेंट्री तो मेरी बिकी नहीं है अभी, तो तीसरे पॉइंट में भी ये सेट नहीं होगी। और फिर कहता है द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो भी हुआ ही नहीं भाई। तो ये इन्वेंट्री जो है ये किसी भी मेरे 4 पॉइंट्स के अंदर, जो फाइनेंशियल एसेट के जो 4 पॉइंट थे उसमें फिट नहीं हो रही, तो मैं ये कहूंगा कि ये इन्वेंट्री जो है मेरा ये नॉन फाइनेंशियल एसेट है, नॉन फाइनेंशियल एसेट है।
ठीक है जी। तो किसी भी एसेट को आपको जब ये गैस करना है कि ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन चार जो हेड आपके हमने डिस्कस किए अभी, इन चारों में से किसी एक हेड में फिट करना पड़ेगा। अगर फिट हो जाता है तो आपका फाइनेंशियल एसेट है, अदरवाइज वो आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज के लिए आपको दी हुई है चीजें। तो आपकी लाइबिलिटी जो है उसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा वो जो लाइबिलिटीज है वो इन 3 पॉइंट में से कहीं पे सेट हो रही है। अगर वो सेट हो रही है तो आपकी लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अगर वो सेट नहीं हो रही तो आपकी नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है जी। उसने बताया आपको थोड़ी नीचे दिया हुआ है कि आपका कैश जो है, आपका शेयर्स जो है, जो लोन्स है आपके। ठीक है जी। लोन्स भी आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। उसके बाद डिबेंचर्स हैं आपके। तो ये सब चीजें जो है आपकी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है जी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हम डेफिनेशन देख चुके हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि एक बंदे के लिए पेबल है, दूसरे बंदे के लिए रिसीवेबल्स है। अब बात करता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? कहता है आईएफएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड अ डेरिवेटिव एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद ऑल थ्री फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों जो हैं, ऑल ऑल का वर्ड क्या है कि तीनों से एक भी नहीं होगी तो फिर ये डेरिवेटिव नहीं होगा। तो डेरिवेटिव के लिए जरूरी है कि आपको बस ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। वो क्या है जी? कहता है इस वैल्यू चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक अंडरलाइंग। कहते हैं अंडरलाइंग एसिड्स होगा उसकी वजह से जिसपे डेरिवेटिव होता क्या है, इसको बस सिंपली आपको अगर समझाऊं डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव का वर्ड अगर गौर देखें ना, तो इसका वर्ड पे आप गौर देखें तो ये क्या है? ड्राइव। ये ड्राइव से निकला है कि आप किसी चीज से किसी चीज को ड्राइव करते हैं। जिस तरह आप क्या, मैं कहता हूँ मैं दूध से दही बनाता हूँ। जो मैं दूध से जो दही बना रहा हूँ, वो दूध को दही को मैं कहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ? मैं ड्राइव कर रहा हूँ मिल्क से। तो मैं कहूँगा दही जो है वो डेरिवेटिव है। एक आम एग्जाम्पल है। तो ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट जो किसी चीज से ड्राइव होगा, जो किसी चीज से निकलेगा, उसको हम कहेंगे ये डेरिवेटिव है। ठीक है जी। तो वहां पे वो कहता है उसकी पहली उसमें पहली चीज क्या होगी? इस वैल्यू इस वैल्यू चेंजेस, इसकी वैल्यू चेंज होती है क्योंकि डेफिनेटली देखो, दही से दूध, दूध से दही निकला, दही से दूध निकला, सॉरी, दूध से दही निकला। तो अब देखो दूध के का वैल्यू 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो दही क्योंकि उस पर थोड़ी सी उन्होंने काम किया, उसको दूध को पकाया है, फिर उसको जमाया है, तो वो दही की वैल्यू अमाउंट ज्यादा होती है। तो दही हो जाए वो 120 रुपए किलो बेचेगा। लेकिन अगर अगर दूध ही 200 रुपए किलो हो जाएगा तो दही डेफिनेटली जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो 240 रुपए हो जाएगी। तो वो कहता है इस वैल्यू चेंजेस, डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होती है। क्यों? जिससे वो निकला है, अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है अंडरलाइन क्या है? अंडरलाइन में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट में आपको एग्जांपल देता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है इंटरेस्ट से? इंटरेस्ट आपने 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 इंटरेस्ट दिया, आपने एक इंटरेस्ट पे लोन लिया। ठीक है। मैंने एक बैंक से इंटरेस्ट पे लोन लिया, मैं करो यार मैंने फिक्स इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। तो मैंने कहा यार फिक्स इंटरेस्ट उसको दे रहा हूँ, ये ज्यादा हो गया। आजकल कोविड चल रहा है, इंटरेस्ट के रेट कम आ रहे हैं, अगर मैं वेरिएबल भी लेता तो मुझे फायदा होता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे बैंक के पास जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार मैंने पहले बैंक से लोन लिया हुआ, मैं फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तुम मेरी जगह उसको फिक्स इंटरेस्ट पे करो, और मैं तुम्हें जो है वो उसको आपको जो है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे पे करता हूँ। तो वो बैंक आपसे सेटल कर देता है आपको। तो बैंक कहता है ठीक है, आप मुझे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करें, मैं उसको आपकी जगह फिक्स पे करता हूँ। इसको बोलते हैं स्वैप। तो स्वैप क्या है? स्वैप जो है वो ड्राइव हुआ कहाँ से? इंटरेस्ट रेट से। आपने अपने आप को इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट देने से सिक्योर करने के लिए क्या किया? आपने एक एग्रीमेंट किया, एक डेरिवेटिव लिया जिसको बोलते हैं स्वैप। आपने स्वैप किया इसको। इसी तरह कमोडिटी प्राइसेस, जिस तरह कमोडिटी प्राइसेस गोल्ड है। अब गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। आपको आप देख रहे हो, आप कहते हैं मैंने गोल्ड परचेज कर लिया है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जो है इसकी प्राइस क्या हो, इसकी प्राइस ज्यादा हो जाए या इसकी प्राइस कम हो जाए। तो आपको आपका रिस्क है। आपको यार मैं रिस्क इसको किस तरह से इस रिस्क को खत्म करूं। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे। अब वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे लोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगे, ये आपका डेरिवेटिव है। अब आपने डेरिवेटिव क्या लिया? आज आपने गोल्ड लिया, आपने कहा 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू जो है वो 100 रुपए होती नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 100 रुपए का 1 ग्राम सोना सोना है। आपने कहा यार मेरे पास सोना है, 100 रुपए की इसकी वैल्यू है, लेकिन क्या है मुझे इसको जो है अभी 2 साल बाद बेचना है। तो मैंने कहा यार 2 साल जब बेचूंगा तो मुझे नहीं पता उस टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी। मे बी ये 50 रुपए हो जाए, मुझे लॉस हो जाए। मे बी ये ज्यादा हो जाए, फायदा हो जाए। तो ज्यादा हो जाए उसके लिए नहीं, लेकिन जो कम हो जाएगा उसको तो अब एक्सप्लोर करना है।
तो उस रिस्क को आपको स्टोर करना है आपने। तो आप क्या करेंगे, आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से कहेंगे यार मेरे पास सोना है, दो साल बाद मैं इसको बेच जाऊंगा, तो मुझे कितने पैसे दोगे? बैंक ने कहा यार देखो आज 200 आज 100 का रेट चल रहा है, अभी इसकी वैल्यू 100 है, मैं आपको 150 दे दूंगा और सोना मुझे दे देना। तो अब क्या हो गया, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेरिवेटिव है, जो उस कमोडिटी प्राइस की वजह से आपका ये डेरिवेटिव जनरेट हुआ। ठीक है जी। ये आपका एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट की एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है कि आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है, तो आपको पता है फ्यूचर में डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो आप आज ही बैंक से सेटल कर लेते हैं, क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, या सर मैं ये डॉलर बेचना है या खरीदना है, 6 महीने बाद मैं आऊंगा तो बताओ किस रेट पे करोगे, तो वही बात होगी जो कमोडिटी प्राइस पे की, वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप ले लेंगे, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आपका एक डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है, वो कहता है जी इस वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफाइड अंडरलाइंग, तो अंडरलाइंग की वजह से ये डेरिवेटिव बना हुआ है, तो जब अंडरलाइंग की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, इट रिक्वायर्स नो और लिटिल, इस पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आप देखिए आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैसे किया, बैंक आपसे कुछ भी नहीं लेगा, माइनस से जो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे वो कहेगा या पे कर दो आज, ठीक है जी, वो आप पे कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह ऑप्शंस, ऑप्शन जी आपका आपका डेरिवेटिव है, ऑप्शंस में क्या होता है, उसमें प्रीमियम होता है, आप ऑप्शंस को यस करें या नो करें, आपको प्रीमियम देना होता है, माइनस अमाउंट होती है, 1% 2% होता है टोटल प्राइस का, वो जो है वो माइनस ही प्राइस है, वो आपने पे करनी है, और आपका आपका डेरिवेटिव जो जनरेट हो जाएगा। और तीसरी क्या है, इट्स सेटल एट द फ्यूचर डेट, तो ये फ्यूचर डेट पे डिलीवरी होनी डेफिनेटली, आपने आप फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो कि यार कल को ये होने वाला है, उसको सिक्योर करते हैं हम। तो ये सेटल कब होगा, इसकी सेटलमेंट तो फ्यूचर में ही होनी है। तो ये आपका जनाब डेरिवेटिव था। तो जिसके अंदर उसने कहा कि आपको जो डेरिवेटिव होगा वो बेस करेगा एक अंडरलाइन पे, अंडरलाइन की वजह से ये बना है, इसकी वैल्यू उसकी वजह से चेंज होगी, अंडरलाइन का चेंज होगा तो इसका इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना जी। उसके बाद वो कहता है कि इस पे इनिशियली इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, तो माइनस से प्रोसेस चार्जिंग वगैरह होंगे, वो आपको देने होंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो माइनस अमाउंट होगी, इग्नोरेबल अमाउंट होगी, और इसकी सेटलमेंट जो होगी वो की फ्यूचर डेट भी होगी, इसको आप बोलते हैं डेरिवेटिव आपका। ठीक है जी। आगे कैटेगराइजिंग ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की कैटेगरीज क्या है जी, वो कहता है डेरिवेटिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, कौन कौन सी है, नंबर वन फॉरवर्ड अरेंजमेंट, जिसमें क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके आएंगे, फीचर्स आएंगे, स्वैप्स आएंगे आपके, एंड ऑप्शंस, गिव एन ऑप्शंस बायर टू चॉइस और वेदर और नॉट एक्सरसाइज दिस राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया जी। तो वो कहता है जी इसके टाइप्स क्या है, डेरिवेटिव की कैटेगरीज क्या है, वो कहता है ये डेरिवेटिव क्या है, आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके फीचर्स हैं। फीचर जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी की तरह होते हैं, बस ये जरा जो है टेलीमेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका टेलीमेट होता है, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो फीचर्स होते हैं वो टेलीमेट होते हैं, वो कस्टमाइज होते हैं ऑलरेडी, जिस तरह पढ़े में आपको उससे देने होते हैं, बाकी सारे फीचर्स के फीचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो टेलीमेड है, ये टेलीमेड नहीं है बस, बाकी इनके फीचर सारे सेम ही है। स्वैप स्वैप हमने बात कर ली है कि आपने बैंक से इंटरेस्ट जो है वो स्वैप करते हैं, वो स्वैपिंग है आपकी। ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन तो क्या होता है कि आपके पास चॉइस होती है कि आप उसको, अगर आपको बेनिफिट में जा रहा है तो आपको यस कर दो, अगर आपके ऑपोजिट जा रहा है, आपको आपको फायदा नहीं हो रहा, आप उसको नो कर दो, तो आपने छोटा जो मैंने प्रीमियम पे किया होगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो आपको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो वही लॉस होगा जो आपने प्रीमियम दिया हुआ है, बाकी तो आपको फायदा ही होना है, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो आप इसको लैप्स कर देंगे, तो उसका बोलते हैं ऑप्शन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जनाब, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ टेलर मेड customized contract to buy or sell a specified amount of specified item, commodity or material on a specified date at a specified price। ठीक है, जो फ्यूचर में आपने कहा जी मेरे पास इतना, मैं इतने डॉलर दूंगा, मुझे इतने डॉलर चाहिए, मैं कितने पैसे आपको दूंगा, वो आज ही फिक्स हो जाएगा सारा कुछ। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेंगे तो आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है ना जी। और अपने हिसाब से आप टेलर मेड जो है इसको कर सकते हैं, अपने साथ जितनी आपको जरूरत है उतने का आप ये ले सकते हैं। A contract like this will require no initial outlay by the company. It has zero fair value at the date it entered into. Over the life of the contract, its fair value will depend on the spot exchange and at the time end of the, वो कहता है spot exchange rate, वो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी। डेफिनेटली मैंने आज आपसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा ये मैं 6 महीने बाद जो है आपसे आपसे करूंगा, तो 6 महीने बाद जो स्पॉट रेट होगा उस पर इसको वैल्यू की जाएगी, वो इसकी फेयर वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है जी। तो स्पॉट रेट जो इसकी इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, हम कहेंगे जो फेयर वैल्यू जो है इसकी वो क्या होगी, वो इसकी स्पॉट रेट पे होगी। वो जो स्पॉट रेट कब होगा, जब उसको हमने उसको डिस्चार्ज करना है।
वो उसकी उस दिन की जो वैल्यू होगी वो उसकी फेवर नहीं होगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, पाकिस्तानी कंपनी एंटर्ड इनटू 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100,000 एट द रेट ऑफ ₹160 पर डॉलर। अब एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसने किया, उसने कहा जी हमें 160 जो है हम हमें चाहिए, हमें $1,00,000 चाहिए, और हमें रेट क्या फिक्स हुआ हमारा कि हमें ₹160 का $1 होगा। ये हमारा कब होगा? ये हमारा रेट फिक्स हो गया 6 महीने बाद का। क्या ऐसे 6 महीने बाद क्या होगा? हमें जो डॉलर मिलेगा वो 160 का मिलेगा। तो हमने पेमेंट कितनी करनी है? हमने 160 के हिसाब से पेमेंट करनी है, जो आपकी पेमेंट बनेगी 160 मिलियन। ठीक है जी। अब वो कहता है देखिए डॉलर की प्राइस अगर 150 हो जाए तो आपको कितना पे करना है? आपको तो 160 16 मिलियन ही पे करना है ना 160 के हिसाब से। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है वो डिफरेंस जो है आपको लॉस हो जाएगा, सॉरी फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने आपने 60 मिलियन पे करना था, ओपन मार्केट में 15 मिलियन का है, तो आपको ज्यादा आप ज्यादा पे कर देंगे। ठीक है ना? तो आपको क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा। तो जब लॉस हो जाएगा वो अनफेवरेबल हो जाएगा। अनफेवरेबल में आप क्या करेंगे? लाइबिलिटी बुक करेंगे। हमने ऊपर बात की थी ना, पोटेंशियली अनफेवरेबल। तो आपने आज डिसाइड क्या किया कि आपने डिसाइड ये किया कि फ्यूचर में जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू होगा उस टाइम स्पॉट रेट जो है वो 150 हो जाएगा। जब 150 हो जाएगा तो वो पोटेंशियली अनफेवरेबल हो गया। जब पोटेंशियली अनफेवरेबल होगा तो उसको क्या करेंगे? उसकी लाइबिलिटी बुक करेंगे आज, जो डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर वो डॉलर जो है मैंने कहा डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसमें क्या होगा? वो पोटेंशियली फेवरेबल मेरी फेवर में चला जाएगा। मैं 60 मिलियन पे करूंगा, मुझे जो है वो 70 मिलियन पे करने थे, तो मुझे मेरा एक मिलियन बच जाएगा। तो ये पोटेंशियली फेवरेबल हो गया। तो मैं क्या करूंगा? मैं आज एक एसेट बुक कर लूंगा। ठीक है जी। तो ये 6 महीने बाद क्या होगा? हम 6 महीने बाद जो है एक एसेट और यह एक लाइबिलिटी जो है वो डिपेंड ऑन स्पॉट रेट ऑन द ड्यू डेट। तो यही बात करता है यहाँ पे उसने बात जो की है कि वो स्पॉट रेट की बात आपसे करके गया है कि जो स्पॉट रेट होगा वो इसकी फेयर वैल्यू होगी। तो उसके बेसिस पे ही आपने जो है वो प्रॉफिट या लॉस निकालना है। आपने देखना है कि पोटेंशियली फेवरेबल है या पोटेंशियली अनफेवरेबल है ट्रांजेक्शन। तो उसके बेस पे क्या करेंगे आप आज ही जो है वो एक एसेट या एक लाइबिलिटी बुक कर लेंगे। फीचर्स क्या है जी? कहता है फीचर्स आर लाइक टू फॉरवर्ड बट आर स्टैंडर्डाइज इन आइटम अमाउंट डेट करेंसी कमोडिटी। तो ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, टेलर मेड होते हैं, बस बाकी वो सारी वो जो है वो आप जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली हैं। द स्टैंडर्डाइजेशंस मीन दैट दे कैन बी ट्रेडेड। A company can enter into a future contract and then may make a gain or loss on the market just like other trading items। ठीक है जी। अब बात करता है जी स्वैप की कि स्वैप क्या होता है। स्वैप में क्या होता है जनाब? हम बात करें स्वैप। स्वैप में क्या होगा? ये एंटिटी है। ठीक है जी। इस एंटिटी ने क्या किया है? बैंक के पास गई, बैंक ए है, इसने इस बैंक से लोन लिया। इस एंटिटी ने उससे उससे लोन लिया और इसने कहा जो रेट होगा वो रेट क्या होगा? 10% होगा पर एनम फिक्स रेट। अब इस पार्टी ने देखा गया फिक्स रेट ले लिया, एक मुझे वेरिएबल रेट लेना चाहिए था। तो ये क्या करती है? ये बैंक बी के पास जाती है। ये इस बैंक बी को कहती है कि तू इसको पेमेंट कर दे 10% पे, मैं इसको पेमेंट नहीं करूंगी, तो मेरी वजह पेमेंट तू इसको कर दे। ये बैंक कहता है ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन आप मुझे क्या करो? आप मुझे 8% प्लस ई बोर्ड दे दो। अब क्या होगा? ये एंटिटी इसको पेमेंट करेगी और ये इसके पे आप इसको पेमेंट करेगा। तो इसको बोलते हैं, इसने उसको उसको स्वैप कर दिया। ठीक है जी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है स्वैप इज एन एग्रीमेंट between parties to exchange cash flow related to an underlying obligation। तो ऑब्लिगेशन क्या थी? मैंने लोन लिया था, उस पर मैंने इंटरेस्ट पे करना था, तो उसको मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। द मोस्ट कॉमन टाइप स्वैप इज एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप two parties agrees to exchange interest payment
on the same notional amount of principal at regular intervals over an agreed period of time. इस स्मेल आ रही है, हांडी चल रही है क्या? पुरान जो हांडी चल रही है, चीखो नहीं, जाके देखो. One party might pay interest to the other party at a variable or floating rate, and in return, the other party may pay interest on the same principal amount at fixed rate. A rate that is fixed by swap agreement. The swap might be recorded as an asset or liability at any particular date. This depends on the interaction between the amount that the entity has contracted to pay out the amount entered to receive. ठीक है जी, तो ये हमारी हो गया स्वैप का मसला हो गया. अब आता है ऑप्शन. ऑप्शन को डिफाइन कर रहा है जी. ऑप्शन क्या कहता है जी? कहता है द होल्डर ऑफ द ऑप्शन हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट that gives it the right but not obligation to buy call option and to sell put option. अगर आपके पास राइट होगा ना कि आपने बाय करना है तो उसको बोलेंगे कॉल ऑप्शन. अगर आपके पास राइट होगा कि आपने पुट करना है, सॉरी सेल करना है, तो उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन. ठीक है जी. ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफाइड कमोडिटी at a specified price. An option differ from a forward contract. An option not only offer its buyer holder a choice to exercise its rights under the contract, but also choice not enforce the contract term. ठीक है जी. इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आके समझते हैं कि ये ऑप्शन क्या होती है. होता क्या जी? वो कहते हैं एक सेलर है, एक बायर है. ठीक है जी. एक सेलर है, एक बायर है. अब सेलर ने क्या किया, इसको कैश मिल रहा है. ठीक है जी. ये सेल करेगा चीज, इसको कैश मिलेगा. अब ये जो बायर है इसको इसने चीज सेल की, इसने इसको शेयर दिए. जब इसे अभी ऑप्शन है, इसको शेयर नहीं दिए, इसने उसको कहा कि मैं तुझे शेयर चेंज करूंगा 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ आप मेरे पास आना, मैं आपको शेयर दूंगा. शेयर की प्राइस फिक्स कर ली इसने. इसलिए का मैं आपको कितना का दूंगा शेयर, 300 रुपए का शेयर दूंगा. एक शेयर आपको 100 रुपए का देगा. लेकिन आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप चाहो तो इसको नो करना, आप चाहो तो इसको यस कर देना, और आप मुझे थोड़ी सी प्रीमियम पे कर दो आज, 2 रुपए पर शेयर. मैं आपको 100 रुपए का शेयर दूंगा, 3 महीने बाद आप मेरे पास आना. लेकिन आप चाहो 3 महीने बाद तो शेयर परचेज कर लेना, आप चाहो तो ना परचेज करना. तो ये आप देखेंगे 3 महीने बाद कि इस शेयर की मार्केट प्राइस क्या है. अगर इसकी मार्केट प्राइस 150 रुपए हो जाती है तो मैं डेफिनेटली बाई करूंगा, मैं कहूंगा यस. लेकिन अगर इस मार्केट प्राइस 50 रुपए हो जाती है तो मुझे बाई करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है, तो मैं मार्केट से जाकर 50 रुपए का परचेज कर लूंगा, आपसे भी परचेज करूँ. तो मैं आपसे 100 रुपए परचेज, मैं कहूंगा नो. लेकिन यस या नो की जो आपको ऑप्शन मिली है, इस ऑप्शन के लिए वो क्या कहता है, वो कहता है मुझे पर शेयर जो है 2 रुपए आप प्रीमियम दे दें. ये प्रीमियम मैं आपको वापस नहीं करूंगा, आप चाहे यस करें या आप नो करें. ठीक है जी. तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें आपको एक ऑप्शन मिली है, इसको आप बोलेंगे कि आपके पास क्या राइट आया, आपके पास राइट क्या आया कि आपने बाय करना है. ठीक है ना, मैं बायर हूं ना, तो मुझे राइट क्या मिला कि मैंने इसको बाय कर सकता हूँ. ठीक है. तो जब बाय मैं करूंगा तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर आपके पास बाय वाली ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ये वाली ऑप्शन है, आपने बाय करनी है, तो ये क्या है, ये कॉल ऑप्शन है. ठीक है जी. तो ये एग्जांपल क्या बनी, ये आपकी बनी कॉल ऑप्शन की. अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या हुआ, अभी बीच में क्या हुआ, बीच में रिपोर्टिंग डेट आ गई, 31 दिसंबर आ गया.
अभी ये सेटलमेंट ही हुई, सेटलमेंट इसकी होनी है मार्च में, 31/3/2023 में सेटलमेंट होनी है। अब बीच में क्या आ गया, बीच में मेरा रिपोर्टिंग डेट आ गया 31/12/2022 आ गया। अब मैं क्या इसमें यहाँ कोई एंट्रीज करूँ? ठीक है जी, अब यहाँ मैं क्या एंट्रीज करूंगा, देखिए मैं यहाँ पे एंट्रीज करके बताता हूँ आपको। अब क्या है मेरे पास, क्या ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन क्या है कि मैंने या तो नो करना है या मैंने यस करना है। कब करना है? मार्च में। लेकिन वो जो 2 रुपए है वो मैंने आज पे कर देना है। ठीक है, ये 2 रुपए जो है मैंने आज पे कर देना है। इसकी मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये मेरा फाइनेंशियल एसेट्स है, टू कैश चला जाएगा, कैश को क्रेडिट कर दूंगा, फाइनेंशियल एसेट्स को डेबिट कर दूंगा, जो मैं आज उसको 2 रुपए पे कर रहा हूँ। क्योंकि सेटलमेंट कब होनी है, सेटलमेंट तो आपकी मार्च में होनी है, अभी 31 दिसंबर आ चुका है। इसी तरह ये बंदा जो है, ये कैश को 2 रुपए मिल रहे हैं तो ये कैश को डेबिट कर लेगा और टू फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट कर देगा 2 रुपए से। ठीक है जी, तो जो प्रीमियम इसने पे करना है वो उसको एसेट बना लेगा, और जो प्रीमियम जो जो रिसीव कर रहा है वो कैश रिसीव कर देगा और क्रेडिट कर देगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इसकी सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट क्या होगी, अब सपोज कर मैंने नो कर दिया, मैंने नो कर दिया, जब मैं नो कर दूंगा तो क्या होगा, ये एसेट खत्म हो जाएगा, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा और पी एंड एल को डेबिट कर लूंगा ताकि एसेट खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने ये एग्रीमेंट कटे नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसको यस कर देता हूँ, अगर अगर मैं इसको यस कर दूं, मैं कहूँगा ठीक है मैं लूंगा, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे फर्दर कैश पे करना पड़ेगा। कैश को क्रेडिट कर दूंगा, फाइनेंशियल एसेट जो मैंने बनाया हुआ है इसको क्रेडिट कर दूंगा, और इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास होगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो होगी उसको मैं डेबिट कर लूंगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है? इसी तरह ये जो है, इसके पास भी ऑप्शन क्या है, अगर वो नो हो जाता है तो ये क्या करेगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट करके पी एंड एल को क्रेडिट कर लेगा, क्योंकि वो पैसे वापस नहीं करने, काम ही खत्म हो गया। लेकिन अगर वो यस करता है तो वो क्या करेगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट कर लेगा और कैश उसके पास आएगा और टू शेयर्स वो देगा, उसको क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी, तो ये होता है आपका ऑप्शन के, ऑप्शन कैसे काम करती है, उसकी अपनी एंट्रीज कैसे करनी है। तो अब इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, आपको अभी समझ आएगा। कहता है द होल्डर ऑफ the holder of the option has entered into a contract that gives it the right out, not obligation, to buy call option or to sell put option a specified amount 100 रुपए का of the commodity at a specified price. An option differ from forward arrangement, and options not only offer its buyer holder the choice to exercise its rights under the contract, but also the choice not enforce the contract. कि उसके पास ऑप्शन है वो यस करे या नो करे। ठीक है जी। The seller of the option must fulfill the term of the contract, but only if the options holder choose to enforce it. तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको तो ओबे करना ही करना है। The holder and options is therefore similar to an insurance policy. It is exercised if the market price move adverse. As the options holder has a privileged status deciding whether or not to enforce the contract term, he is required to pay some money as a premium to the option seller. The premium is paid when the option is arranged and non-refundable if the holder later decided not to exercise. तो जब वो non-refundable होती है, जब वो यस करेगा, तो जब वो नो नो कर देगा तो उसको पैसे नहीं मिलने, तो उसकी हमने देख लिया कि उसकी हमने एंट्रीज कैसे करनी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द होल्डर, द ऑप्शंस विल ओनली एवर रिकॉर्डेड एज एन एसेट। ठीक है ना जी, उसने उसको एसेट स्कॉट जैसे पे करेगा तो उसे एसेट स्कॉट कर लेगा ऑर्डर, एंड एट इनिशियल रिकॉग्निशन दिस वुड बी अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम 2 रुपए से हमने कहा था। सब्सिक्वेंटली द होल्डर वुड ओनली एक्सरसाइज द ऑप्शन it was beneficial to do, therefore it could only ever be the assets. ठीक है जी। यूजिंग डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे जी? A company can enter into a transactions involving a derivative of one or more reasons as the specifications and hope to make profit from favorable movement in the
द रेट एंड प्राइस और hedge against exposure of particular risk। ठीक है जी। तो कहता है आपने स्पेसिफिकेशन करनी है, स्पेसिफिकेशन करके आपने आपको प्रॉफिट लेना है तो आप डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन कर लेंगे, या आप क्या करेंगे, आपको रिस्क अवॉइड करना है तो आप जो है वो डेरिवेटिव को यूज करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हमें समझ आ गया, हमें को डेफिनेशन थोड़ी सी दी हुई थी, थोड़ा टाइम तो लगा है, लेकिन हमें हमें अच्छी तरह समझ आ गया कि एक फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है। तो वो हमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, वो अगर एट्रीब्यूट्स पूरे उतरते हैं तो हम कहेंगे ये एसेट जो है फाइनेंशियल एसेट है, अदरवाइज वो आपका फाइनेंशियल जो है वो नॉन फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा। इसी तरह जो लायबिलिटी है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी का बनेगी और इक्विटी का बनेगी। तो ये सारी चीजें हमने जो है अभी डिस्कशन में की हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, डी क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट। ठीक है जी। अब ये क्लासिफिकेशन रीक्लासिफिकेशन मेजरमेंट जो है, इसको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, पहले अपने व्हाइट बोर्ड पे जाके कि ये होता क्या है। उसके बाद जो है हम इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे यहाँ से, तो फिर ये हमें इसकी इंग्लिश जो है समझ आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी, कि ये क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होती हैं, तो उसके बाद हम इसको वहाँ से इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है जी। चलो जी, देखिए जी क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब देखें जी, मेरे पास ये मेरी बैलेंस शीट है, यहाँ मेरे एसेट्स हैं। एसेट्स में मैंने क्या है, मैंने डिबेंचर लिए, मैं 1 लाख रुपए का डिबेंचर लेके आया। ठीक है जी, मैंने 1 लाख के डिबेंचर लिए। उसने मुझे क्या किया, उसने कहा देखें जी, आप ये डिबेंचर जो है ये आपके पास 5 साल तक रहेंगे। इस पर क्या होगा, 5 साल तक मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है जी, मैं आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करूंगा। तो 1 लाख का 10% जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल जो होगा, मैं आपको एट द एंड ऑफ द 5th ईयर जो है आपको प्रिंसिपल भी वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैं 1 लाख रुपए का डिबेंचर लेके आ गया। उस डिबेंचर पे क्या होगा, मुझे 5 साल तक 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, जो 1,000 बनता है इसका, 10,000 बनता है, 10%। तो 10 साल मुझे हर साल जो है इसका इंटरेस्ट मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब 5 साल जब पूरे हो जाएंगे, उसका जब टर्म टर्म पूरी हो जाएगी, तो 5 साल मुझे मेरा पेंशन भी वापस मिल जाएगा। तो ये मेरा एडवेंचर था। अब मुझे ये देखना है कि यार ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है, बिल्कुल मेरा फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि क्या है कि जो उस कैटेगरी में पूरा और एक कॉन्टैक्ट हुआ, उस कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होगा, मुझे कुछ रिसीव करना है और मुझे दूसरी पार्टी जिसे मैं लेके आया उसने मुझे पे करना है। तो ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है। अब मुझे देखना है कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। तो क्लासिफिकेशन मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यार देखो, इसको मैंने या कॉस्ट पे करना है या मुझे इसको फेयर वैल्यू पे करना है। ये क्लासिफिकेशन है ना, कि या मैं इसको अपनी बुक्स के अंदर जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, मुझे मेरी बैलेंस शीट बनेगी ना, ये पहले ईयर की बैलेंस शीट है, फिर दूसरे साल की बैलेंस शीट बनेगी, फिर तीसरे साल की बैलेंस शीट बनेगी, अभी चौथे साल की बनेगी। तो मुझे देखना है कि मुझे 1 लाख रुपए को या 1 लाख के पे रखना है, कॉस्ट पे रखना है, हर बैलेंस शीट में कॉस्ट पे नजर आइए, या मैं जब इसकी फेयर वैल्यू बढ़े तो मैं इसको फेयर वैल्यू से के हिसाब से फेयर वैल्यू को इंक्रीज कर लूँ या डिक्रीज कर लूँ। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि सर देखें, आपने अब ये डिसाइड करना है कि आपने इसको कॉस्ट पे लेके चलना है अपनी बैलेंस शीट में, या आप इसको फेयर वैल्यू पे लेके चलना है। कॉस्ट तो समझ में आता है, लेकिन जो फेयर वैल्यू है वो कहता है जब आप फेयर वैल्यू इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस कैसे आएगा, अब देखो ये 1 लाख रुपए का है, ये बॉन्ड 1 लाख रुपए का, मैंने 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिया हुआ है। अब क्या होगा, मार्केट का रेट कितना, 10% है। अब अगर मार्केट का रेट कम हो जाए, मार्केट का रेट, मार्केट में ये डिबेंचर जो है मार्केट में कितना मिले, ये 8% में मिले, तो फिर क्या होगा, मैं इसको जब मार्केट में बेचने जाऊंगा तो ज्यादा का बिकेगा। क्यों, तो जो मुझे खरीदेगा उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। जो मेरी 1 लाख का डिवेंचर है वो हो सकता है उसकी वैल्यू जो है वो 1,20,000 हो जाए, ये 1,20,000 का मार्केट में बिक जाए, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं कहता हूँ यार मैं इसको 1,20,000 कर देता हूँ, मैंने इस बेंच को फेयर वैल्यू पे रखना है। क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, फेयर वैल्यू पे करनी है। तो मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं इसको क्लासिफिकेशन को फेयर वैल्यू करके मैं इसको 1,20,000 कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको 1,20,000 कर लूंगा, डिबेंचर तो इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट साइड तो बढ़ जाएगी, क्रेडिट किसको दूंगा, क्रेडिट किसको दूंगा, डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दूंगा। ठीक है। अब
P&L के दो पार्ट है हमारे इस वन पर, क्या है, या प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा या ओसीआई में जाएगा। ठीक है, अब ये जो इनकम है ये अनरियलाइज इनकम है, ये मेरी रियलाइज तो नहीं, रियलाइज कब होगी, जब इसको सेल करूंगा तभी मेरे पास 1,20,000 आएगा ना, पैसा तभी आएगा। अभी तो मैंने इसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज किया है, तो वो क्या होता है, वो कहता है ये अनरियलाइज इनकम है, इसको हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर लो, इसको फेयर वैल्यू ओसीआई में रखो, या इसको आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L रखो। तो फेयर वैल्यू की आगे दो कैटेगरीज हो गई। तो मैं देखूंगा जब मैं इसकी फेयर वैल्यू चेंज करूंगा तो उसका जो डिफरेंस होगा वो कहाँ लेके जाऊंगा, क्या मैं उसको फेयर वैल्यू का डिफरेंस जो है वो ओसीआई में लेके जाऊंगा, या मैं उसका फेयर वैल्यू का डिफरेंस जो है वो P&L में लेके जाऊंगा। तो ये मेरे पास तीन किस्म की क्लासिफिकेशन जो है इस डिबेंचर के लिए, पर्टिकुलर डिबेंचर के लिए जो मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए तीन क्लासिफिकेशन अवेलेबल है मेरे पास। अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो अब एक कॉन्सेप्ट हो गया, हमें पता चल गया कि हम करने क्या वाले हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि यार ये कॉस्ट पे रखूं, फेयर वैल्यू पे रखूं, या वो फेयर वैल्यू ओसी पे रखूं, या फेयर वैल्यू पीआर पे रखूं, तो वो कैसे रखूं, क्या वो मैंने डिसाइड करना है? नहीं, मैंने डिसाइड नहीं करना, वो स्टैंडर्ड ने मुझे बताना है कि हमने कहाँ पे रखना है। अब स्टैंडर्ड कहता है सबसे पहले आप देखें कि इसकी कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है जी, तो कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, वो कहता है कि देखें जी वो ये होती हैं, वो इंटरेस्ट भी मिले आपको, प्रिंसिपल भी, दोनों चीज आपको मिल रही हो, तो आप कहते हैं कि इसकी कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो प्रैक्टिसेस क्या है, कि उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिले और उस पर आपको प्रिंसिपल भी वापस मिल जाए। तो अगर स्टैंडर्ड कहता है अगर ऐसी बात है, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे आपको प्रिंसिपल भी रिकवर हो जाएगा बाद में और आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ऐसे 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 जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे जो आपके एसेट्स होंगे, उसको चाहे तो आप कॉस्ट पे रखें, चाहे तो आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखें, लेकिन आप उसको यहाँ पे नहीं रख सकते। दो ही ऑप्शन आपके पास है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको या तो फेयर वैल्यू कॉस्ट पे रख लूंगा उसको, या मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख लूंगा। तो ये मुझे स्टैंडर्ड ने बताया। स्टैंडर्ड का देखें जी, इसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, वो क्या होती है कि स्लोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है। मैंने कहा बिल्कुल है जनाब, डिबेंचर है, इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, इस पे प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, तो इसकी ये जो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये पूरी हो रही है। तो अब स्टैंडर्ड कहता है अब आप डिसाइड करें कि आपने चाहे तो इसको कॉस्ट मॉडल में रख लें, आप चाहे तो इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख लें। ठीक है जी, अब मैंने कहा ठीक है, मैं मेरी मेरी चॉइस आ गई कि मैं इसको कॉस्ट पे रखूं या फेयर वैल्यू रखूं, मेरी मर्जी है। स्टैंडर्ड का नहीं, अभी एक चीज और है, अब इसका बिजनेस मॉडल देखें। अब एक चीज आपने देख ली, उस चीज ने आपको बताया कि आपने इसको किस कहाँ पे बुक करना है, या कॉस्ट पे करना है या फेयर वैल्यू थ्रू ओसी पे करना है। उसके बाद उसने कहा कि दूसरी चीज आपको देखिए, अब इसका बिजनेस मॉडल देखें। आप ये बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, आप इसको 5 साल तक होल्ड करेंगे या इसको आप सेल कर देंगे, जब आपको मार्केट में अगर 2 लाख की ये बिके तो अगर 2 लाख की बेच देंगे। आपने कहा जनाब मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसको 1 लाख अपने पास रखूंगा 5 साल तक, इसको मुझे इंटरेस्ट लेता रहूंगा, एड में प्रिंसिपल लूंगा, तो मेरा पर्पस क्या है, मैं होल्ड करूंगा। तो उन्होंने कहा अगर इसको होल्ड करना है तो आप इसको, आपका सिर्फ एक कैटेगरी है, आप इसको कॉस्ट पे बुक करेंगे। आपने कहा यार मैं इसको होल्ड तो करूंगा, मेरा पर्पस तो इसको होल्ड करने का ही है, लेकिन अगर अच्छे पैसे मिले तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड का अगर आपका पर्पस जो है वो ड्यूल हो गया है कि आप इसको मौका मिलने में सेल भी कर सकते हैं, तो फिर इसको आप फेयर वैल्यू पे रखेंगे, और फेयर वैल्यू कहाँ चार्ज करेंगे, ओसीआई में चार्ज करेंगे डिफरेंस उसका। तो फिर आपको उसने बाउंड कर दिया कि अब आप इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ही रखेंगे। लेकिन आपने कहा यार मैं तो उसको सेल ही करूंगा, मेरा होल्ड करने का प्रोग्राम नहीं है, मैं तो इसको सेल ही करूंगा, जैसे वेट बढ़ेगा मैं बेच दूंगा। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि अगर आपका पर्पज जो है सिर्फ सेल करने की है, तो आप इसको आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ही बुक करेंगे। ठीक है जी, तो अब आपको पता चल गया कि आपने ये देखना है कि आपने दो चीजें देखनी है। एक अगर आपने देखना है कि ये चीज को सीसीएफसी होना चाहिए और बिजनेस मॉडल होना चाहिए, इन दोनों का आप जब क्लब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इसको कहाँ पे रखना है। आपका जो डिबेंचर है बैलेंस शीट में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल बैलेंस शीट नजर आएगा, फाइनेंशियल एसेट तो किस वैल्यू पे नजर आएगा, और अगर किस वैल्यू पे नजर आएगा और डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस आपने कहाँ वो करना है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ फेयर वैल्यू की कर रहे हैं, इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पीएनएल में चार्ज होगा। जो रियलाइज इनकम होगी, जो डिविडेंड मिलेगा या जो इनकम मिलेगी, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपका पीएनएल में चार्ज होगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसकी वैल्यू की। जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अगर ये इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख से 1,20,000 हो जाए, तो वो 20,000 जो है वो ओसीआई में जाना है, या वो 20,000 जो है वो पीएनएल में जाना है। वो डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी क्लासिफिकेशन की, कि आपने इसको कैसे क्लासीफाई किया है। और हमने कैसे क्लासिफाई करना है वो हमने देख लिया है, हमें स्टैंडर्ड में बता दिया कि आपने दो चीजों को फॉलो करना है, कॉन्ट्रेक्टर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस मॉडल, उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे कि आपने इसको किस क्लासिफिकेशन में डालना है।
ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया? कोई कोई मसला तो नहीं है? समझ आ गया तो मैं आगे चलूं? ठीक है जी। अब हम जो है इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने कहा हमने एक और इन्वेस्टमेंट कर दी, हम एक कंपनी के शेयर ले आए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, मैं एक कंपनी के शेयर ले आया 2 लाख रुपए के। एक मेरा एसेट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट शेयर्स ले आया। इन्वेस्टमेंट शेयर्स हमने कहा था कि हमारा फाइनेंशियल एसेट है, तो एक और मेरा फाइनेंशियल एसेट आ गया, इन्वेस्टमेंट शेयर 2 लाख रुपए का। अब मुझे देखना है कि इसको मैं किस क्लास में रखूं। तो अब मुझे इस क्लासे कितनी है, 3 क्लासे है। कॉस्ट है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीओ और फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, 3 क्लासे मेरे पास अवेलेबल है। तो मुझे ये देखना है कि ये दूसरी इन्वेस्टमेंट है, इसको मैंने किस क्लास में रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कॉन्ट्रेक्चर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ये देखो यहाँ पे क्या, मुझे इंटरेस्ट का लिमिट है इसके अंदर। मैं तो किसी कंपनी के शेयर्स लिए, वो मुझे इंटरेस्ट तो देगा नहीं, वो मुझे डिविडेंड देगा, वो भी जब डिक्लेयर करेगा। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं का डिविडेंड भी नहीं मिलने वाला। तो इसके कॉन्ट्रेक्टर कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपको सोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, जो कि इसमें नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट में ये फाइनेंशियल एसेट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे जो है वो जो है सोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैटेगरी जो थी, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे या यहाँ पे फॉल होना था, लेकिन ये दोनों, ये तो शर्त पूरी नहीं हुई। तो क्या हो गया, मुझे इस मेथड को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं, इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी बची है, वो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल है। मैं इसको एक ही जगह क्लासीफाई करूंगा, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल में। क्यों? क्योंकि ये जो है वो जो रिक्वायरमेंट थी, कॉन्ट्रेक्टर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि सॉरी पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो यहाँ पे नहीं लग रहा। एक तो बात है मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, दूसरी बात है कि प्रिंसिपल मुझे नहीं पता कितना मिलना है। जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा, जब मार्केट वैल्यू मुझे बताएगी कि कितना प्रिंसिपल मिलना है। अगर मार्केट वैल्यू 0 हो गई तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही इस इन्वेस्टमेंट में। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है, जब इस सूरत में आप क्या करेंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगी कि आप इसको यहाँ पे लाके क्लब करें। आप फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल करेंगे। आप इसको हर वक्त हर साल जो है इसको फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे, और जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस होगा, चाहे वो लॉस हो चाहे वो इनकम हो, आप कहाँ चार्ज करेंगे, उसको आप पी&एल को चार्ज करेंगे। तो ये होती है इसकी क्लासिफिकेशन। ये चीज आपने देखनी है कि आप जो है जब जब भी कोई फाइनेंशियल एसेट होगा, तो उसको आप इन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में लेके जाना है। तो आपको ये 2 पॉइंट जो है वो इस तरह से आपको चेक करने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये आ गया, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट शेयर जो है उसका डिफरेंस लें, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएं और उसका डिफरेंस पी&एल में ले जाएं। अब क्या होगा, अब सपोज करें कि दूसरे साल जो है ये अगर ये 4 लाख की हो गई, तो क्या होगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके पी&एल को क्रेडिट कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। पी&एल में मैं 2 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। वो 2 लाख प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट शो होगा। वो शेयर होल्डर कहेंगे लो जी डिविडेंड दे दो, मैं 2 लाख, आपको प्रॉफिट हो गया। तो मैं कहूंगा भाई डिविडेंड हो गया, मुझे प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन तो अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने कहा भाई, आप यार स्टैंडर्ड वालों को कहा भाई, अभी आपने आपने क्या कर दिया, ये अनरियलाइज इनकम है, ये अनरियलाइज इनकम आप कहते पी&एल में ले जाओ। तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है कि अनरियलाइज अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो ओसीआई में रखना है, वो तो यहाँ पे सारा फ्लॉप कर दिया आपने। आप मुझे कह रहे हैं कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो उठा के मैं पी&एल में ले जाऊँ। कल को शेयर होल्डर मुझे डिविडेंड मांगेंगे, मैं कहाँ से दूंगा, मुझे पैसे भी नहीं है। ये तो मेरा बुक का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का यार, बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन चलो ऐसा करो कि इस सूरत में आप क्या करें, आप इसको उस क्लासिफिकेशन में मत लेके जाएं, आप उसको यहाँ पे ले आए। ये उसने एग्जेप्शन दे दी, ये ऑप्शनल है। तो उसने आपको ऑप्शन दे दी कि यार देखो, बाय रूल तो वहां पे जाना चाहिए जो मैंने रूल सेट करता हुआ है उस स्टैंडर्ड में। लेकिन अब चूंकि आप बात सही कर रहे हो कि ये अनरियलाइज प्रॉफिट है और इसको ओसीए में जाना चाहिए, तो आप ये ऑप्शन ले लें। आप क्या करें, आप एक्सेप्शन ले लें। ये एक्सेप्शन मैं आपको दे देता हूँ कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप बजाय पीएल के आप फेयर थ्रू ओसीआई बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी कि अगर आपने ये हरकत की, तो ये हरकत जो है ये इररिवर्सिबल होगी। इररिवर्सिबल का मतलब क्या है कि फिर कभी भी जो है इसका रिक्लासिफाई करके फेवर थ्रू पीएल नहीं कर सकेंगे इसकी जिंदगी। ये हमेशा यहीं पर रहेगी, और यहाँ से जो ओसीआई जो है, ओसीआई कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। कभी भी ओसीआई पीएल को ट्रांसफर नहीं होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट को खत्म करेंगे, तो जितनी ओसीआई की वैल्यू पड़ी होगी सारी की सारी जाके इक्विटी में चली जाएगी, पी&एल में जाएगी। बस ये हमारी शर्त है, ये इररिवर्सिबल है। तो आप ये ऑप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आप इसको इस तरह बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लासिफिकेशन का। तो अब हम इसको जो है यहाँ पे
थोड़ा सा किताब से पढ़ लेते हैं आप। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन में पहले रिकॉग्निशन देखना, रिकॉग्निशन क्या है, रिकॉग्निशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक फाइनेंशियल एसेट्स, इसको कोई बात होती करने भाई, a financial asset or financial liability should be recognized in the statement of financial positions when the reporting entity become a party of the contractual provision। तो वही बात हो गई कि आप फाइनेंशियल जो लायबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट जो है कब शो करेंगे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमने भी बात की थी ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तभी आप जो है फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को जो है वो अपने बुक्स में शो करेंगे। The recognition criteria of a financial assets or a financial liability is different from the recognition criteria of a non-financial asset or financial liability। तो हमने अभी देख लिया कि डिफरेंस क्यों है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है यूजुअली एन एसेट और लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ प्रोबेबल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये आप डेफिनेशन जो है IAS 16 में दी हुई है, ठीक है जी। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन दी हुई है, वहां पे वो कहता है कि आप एसेट्स क्या होंगे आपके, जिससे आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो और उसकी कॉस्ट जो है वो आप लाइबिलिटी मुहैया कर सके, तो उसको आप ऐसे शो करते हैं। वही बात यहाँ पे वो कर रहा है कि वही डेफिनेशन है कि अगर फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलना है तो फिर ही वो आपका एसेट बनेगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या कहता है, क्लासिफिकेशन डिटरमिन हाउ द फाइनेंशियल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर इन पर्टिकुलर एंड हाउ दे मेजर्ड ऑन ऑनगोइंग बेसिस, ठीक है ना जी। तो अमाउंट का हमने कैसे मेजर करनी है, कॉस्ट पे करनी है या फेयर वैल्यू पे करनी है, तो उसको उसकी बेस करेगा क्लासिफिकेशन पे। कहता है कंपनी मस्ट क्लासिफाई फाइनेंशियल एसेट्स सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट कॉस्ट, या तो कॉस्ट पे रखेंगे आप, या उसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे, उसका फेयर वैल्यू का डिफरेंस का जाएगा वो आपका OCI में जाएगा, या फेयर वैल्यू पे रखेंगे उसका डिफरेंस P&L में जाएगा। वो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें वो कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे बुक करना है। दिस क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, दो चीजें क्या है, बिजनेस मॉडल आपने देखना है और कॉन्ट्रेक्चर कैश फ्लो प्रैक्टिस देखनी है, उसकी हमने CCFC जो हमने बात की थी। तो इन दो बेसिस के बेसिस आप डिसाइड करेंगे कि आपने इसको जो है वो कहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है जी। तो ये तीन बेसिस जो है ये आपकी डिसाइड करेंगी कि आपने इसको कहाँ पे क्लासिफाई करना है। फाइनेंशियल एसेट एमोर्टाइज कॉस्ट पे होगा, जब कॉस्ट पे होगा तो क्या होगा, द फाइनेंशियल एसेट्स मस्ट बी मेजर्ड एट एमोर्टाइज कॉस्ट इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, ठीक है ना जी। हमने ये बात की थी कि ये कंडीशन पूरी दोनों मेट होंगी आपकी, तो ये बात वो यहाँ पे करेगा। पहली कंडीशन क्या कहेगा, द एसेट्स इज हेल्ड विद इन द बिजनेस, को होल्ड कर रहा है, और whose objective is to hold asset in order to collect the contract cash flow and क्या है, the contract term of the financial assets give rise the specified date a class of the cash flow that are slowly payment of interest and principal। तो दोनों चीजें जो पूरी होंगी तभी आप उसको कॉस्ट पे बुक करेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू OCI कब करेंगे आप, the financial assets must be measured at fair value through comprehensive income if both the following conditions are met। नंबर 1 क्या है, financial assets is held within the business model whose objective is to achieve by both collecting contractual cash flow and selling, ठीक है जी। हमने वही बात की थी कि दोनों चीजें होंगी इसकी, जब वो होल्ड भी करेगा और सोल्ड भी कर सकता है, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, द कॉन्ट्रैक्चर टर्म्स और द फाइनेंशियल गिव राइज स्पेसिफिक डेट कैश फ्लो दैट आर स्लोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है जी। वही हमने बात यहाँ पे की थी कि इसमें क्या होगा, इसमें ये भी होगा ये भी होगा, तो वही बात करो। तो इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, इसकी कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू OCI बन जाएगी। P&L में कब होगा, P&L में वो कहता है जनाब द फाइनेंशियल एसेट्स मस्ट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L अनलेस इट इज मेजर्ड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो वो P&L में चला जाएगा, ठीक है जी। इंग्लिश समझ आ गई आपको। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन आपने कैसे करनी है। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करती है। अभी हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन की बात करती है। तो आप फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो आप समझ लें कि 100% जो है वो कॉस्ट मेथड पे होगा, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन में जो है वो आप जो है वो हमेशा आप जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी वो कैसे बुक होगी, वो कॉस्ट मॉडल होगी, एमोर्टाइज कॉस्ट पे होगी 100%। इस पे आपने फेयर वैल्यू थ्रू OCI लगाना है,
ना आपने फेयर थ्रू पीएनएल लगाना है। आपने जब भी क्लासिफिकेशन करनी है फाइनेंशियल लायबिलिटी की, तो आपने कैसे करनी है, आपने 100% एमोर्टाइज कॉस्ट पे करना है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दी हुई है, स्पेसिफिक एक्सेप्शन है यहाँ पे। उस एक्सेप्शन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कर सकते हैं, वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई फिर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई जो है वो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है फेयर थ्रू ओसीआई अवेलेबल ही नहीं है। आपके पास फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस है, कंडीशन आप पूरी करेंगे, एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शंस में ही जो है आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 100% जो है वो मेटाइज कॉस्ट पे ही लेना है। और जब आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ले लेंगे तो आप वापस से मेटाइज कॉस्ट को ला नहीं सकते, ये इररिवोकेबल है। ये क्या है, इररिवोकेबल है। कि अगर मैं आज इनिशियली उसको अपनी 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 लाइब्रेरी को फेवर थ्रू पीएनएल ले लेता हूं तो कभी भी मैं उसको वापस एमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं ला सकता। ठीक है जी। अब वो क्या एक्सेप्शंस हैं, कहता है द फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू पीएनएल इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स दैट आर लायबिलिटी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट। तो कहता है कि जो डेरिवेटिव जितने भी आपके हैं वो हमेशा कैसे क्लासिफाई होंगे, वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होंगे। तो डेरिवेटिव को आप कॉस्ट एमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रखेंगे, हमेशा उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ही रखेंगे। और ये कभी भी वापस नहीं जाके एमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं जाएगा, हमेशा ये पीएनएल में रहेगा। दूसरा, financial liability that might arise when a financial asset is transferred but this transfer does not satisfy the recognized criteria। क्या हुआ, मेरे पास रिसीवेबल था, मैंने रिसीवेबल बैंक से, मैंने जाके इनवाइस बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मैं डिस्काउंट कर लिया, बैंक ने मुझे पैसे दे दिए। अब क्या हुआ, वो रिसीवर जो है वो बैंक के पास चला गया, लेकिन बैंक ने मुझे कहा, बैंक ने कहा भाई रिसीवर पर रखो, तुम ही से पैसे लेके आना, मुझे कैश देना। तो मैंने कहा ठीक है, जब रिस्क मेरे पास है, जब रिसीवर का पैसे नहीं देगा तो मुझे जेब से बैंक को देने पड़ेंगे, तो मैं रिसीवेबल शो मैं अपनी बुक में शो करूंगा। लेकिन वो जो बैंक से पैसा आ गया है, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा आप कहाँ शो करेंगे, वो पैसे लाइब्रेरी शो करेंगे। ठीक है जी। वो कहता है फाइनेंशियल लायबिलिटी दैट माइट अराइज व्हेन एन फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर्ड बट दिस ट्रांसफर डज नॉट सेटिस्फाई द डी-रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया। तो मैंने ऐसे तो रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन मैं उसको क्योंकि डी-रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, रिस्क रिवार्ड तो मेरे पास ही है, अगर मुझे रिसीवेबल पैसे नहीं देगा तो मुझे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा रिसीवेबल तो मैं डी-रिकॉग्नाइज कर नहीं सकता, अपनी बुक में दिखाऊंगा, तो वो जो पैसा आ गया है वो क्या करूंगा, वो मैं एज ए लायबिलिटी दिखा दूंगा। उसको बोलेंगे कि ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। वो किस वैल्यू पे आएगी, जो पैसा मुझे आया है वो सारा का सारा पैसा मैं शो करूंगा। फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल गारंटी आप बाद आप गारंटी दे देते हैं, मैं गारंटर बन गया, मैंने कहा यार देखो ये बंदा है, इस बंदे ने अगर पेमेंट नहीं की तो मैं आपको इसकी जगह मैं आपको पेमेंट करूंगा। अब उधर आप कहते हो यार जो बंदा है उसने आपसे हमने 1 लाख रुपए देना है, आप कहते हो यार हो सकता है ये 10,000 ना दे, तो क्या होगा, तो स्टैंडर्ड कहता है वो जो 10,000 है वो आप एज ए लाइबिलिटी शो कर दो। ठीक है जी। अब 2 दिन 2 साल गुजरे, मैंने कहा यार ये 10,000 नहीं देगा, ये साला 15,000 नहीं देगा, तो वो कहता है इसको 15,000 पे शो कर दो लाइब्रेरी को। तो वो जितनी आपकी वैल्यू होगी और उसमें से अगर कुछ आपको रिकवर हो जाएगा, मैं सपोज करो कि मैं कहता हूँ यार मैं इसने 15,000 पे नहीं करेगा, मुझे पे करने पड़ेंगे, मैंने लाइब्रेरी शो कर दी, और मैंने कहा इस 15,000 में से मैं हो सकता है मैं इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा, ये मुझे 2,000 वापस कर देगा। तो फिर वो कहता है ये जो 2,000 वापस मिल जाने आपको, तो आप 15,000 की लाइब्रेरी शो नहीं करो, आप 13,000 की लाइब्रेरी शो कर दो, क्योंकि आप 2,000 अपना प्रेशर डाल के से ले लोगे। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल आपने गारंटी दी हुई है, तो वहां पे भी जो है एक स्पेसिफिक मेथड है, जिस मेथड के साथ आप लाइब्रेरी को रिकॉग्नाइज करेंगे। उसका कहता है कमिटमेंट्स टू प्रोवाइड अ लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने कोई कमिटमेंट्स की हुई हैं, तो जो आपकी कमिटमेंट्स हैं तो उसके हिसाब से आप कमिटमेंट के हिसाब से जो है लायबिलिटी बुक करेंगे। उसमें अगर रिकवरी होने वाली है तो उसको माइनस कर देंगे। इससे आता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एक्वायरर। ये एक्वायरर क्या होता है, ये आईएफएस 3 में आता है। कंसोलिडेशन में बात करेंगे एक्वायरर की, तो वहां पे वो कहता है कि अगर कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, अब कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी में क्या होता है, देखो कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी कवर होती है IAS 37 में कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी कवर होती है। वहां पे IAS 37 क्या कहता है कि कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी जो है उसको आप जो है सिर्फ डिस्क्लोजर दे दो, उसको शो करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू में उसको शो नहीं करते हम। IAS 37 क्या कहता है, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी जो है उसका आप डिस्क्लोजर दे दें सिर्फ, अगर वो रिमोट है तो उसका डिस्क्लोजर भी ना दो। तो इसका मैक्सिमम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का, कि आप उसका डिस्क्लोजर देंगे। लेकिन IFS 3 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डेविएट करता है IAS 37 को। वो कहता है जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो और उस बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपके पास कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आ जाती है, तो उसको आपने वैल्यू करके जो है उसको उसको वैल्यू करके उसको एज ए लायबिलिटी शो करो। आप उसका डिस्क्लोजर पे काम नहीं चलेगा, उसको उसकी लायबिलिटी शो कर दे। अब IAS 37 को सुपरसीड करता है IFS 3।
वो कहता है नहीं, ये कॉन्टीजेंट जो लाइबिलिटी है इसको आप शो करें। अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन IFRS 3 आपको कहेगा कि आप IAS 37 को सुपरसीड करें और एक लाइबिलिटी को शो करें, तो वो जो लाइबिलिटी होगी वो आप जो है IAS 3 के हिसाब से बुक करेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ एक्सेप्शन थी कि जहां पे आपने आपने लाइब्रेरी को जो है वो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट केसेस के हिसाब से जो है बुक करना है। अदरवाइज जो है वो आपकी फाइनेंशियल लाइब्रेरी जो है वो हमेशा जो है वो कॉस्ट अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही बुक होगी। ठीक है जी, अब बात करता है रिक्लासिफिकेशन की। रिक्लासिफिकेशन क्या होती है कि मैंने क्लासिफिकेशन की फाइनेंशियल एसेट्स की, अभी पहले बात कर लेते हैं हम। तो फाइनेंशियल एसेट में क्या होगा, मैंने कहा ये मैं एसेट को जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे रख रहा हूँ। ठीक है जी, हमने अभी ये चार्ट बनाया था, यहाँ की बात कर रहे थे, हमने चार्ट में कहा, हमने कहा जी हमने ये बात ये की, हमने कहा जी हम इसको जो है ये हमारे पास जो ये डिबेंचर है, इसको डिबेंचर को हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट मॉडल पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको होल्ड करना है। बाद में 2 साल तक तो इसने चला, 30,000 मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बेच देते हैं। तो अच्छा, अगर मैंने कहा अच्छे पैसे मिलेंगे तो बेच कर देंगे, तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी, होल्ड एंड सोल्ड वाली ऑप्शन हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि 3 साल के बाद मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको जो मैं कॉस्ट मॉडल लिया होता है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा फेवर टू ओसीआई में। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। इसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। ठीक है, तो किसी भी एक क्लास से जब मैं दूसरी क्लास में शिफ्ट करने लगूंगा, क्यों शिफ्ट करने लगूंगा? क्योंकि मेरा 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 बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है, तो मुझे शिफ्टिंग करनी है। तो वो जो शिफ्टिंग है वो अलाउड है, और उसको बोलेंगे आप रिक्लासिफिकेशन है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, कहता है रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी आफ्टर इनिशियल इज नॉट। तो कहता है पहली बात उसने की कि जो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसकी तो रिक्लासिफिकेशन अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो बात ये की थी कि इसके 100% केस में तो ये यहीं पे बुक होगी, इसकी कोई और क्लासिफिकेशन है ही नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसको हमने कहा था कि हम इन एक्सेप्शनल केसेस पे जो है हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये भी कभी रिवर्स नहीं होंगे। तो इसलिए उसने कहा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है उसकी रिक्लासिफिकेशन तो होनी ही नहीं है, तो ये बात तो कहानी खत्म हो गई। अब बात आ गई एसेट्स की, अब बात करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होगा। वो हम लीग फाइनेंशियल एसेट की जो हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और बात कर रहा है, वो जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्या कहता है। अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी में बात कर रहा है, ये कहता है इररिवोकेबल डेजिग्नेशन क्या है। ए कंपनी इज अलाउड टू डेजिग्नेट फाइनेंशियल लायबिलिटी एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। दिस डेजिग्नेशन कैन ओनली बी मेड इफ। तो ये एक्सेप्शन कब मिलेगी आपको, कहता है इट एलिमिनेट्स और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मेजरमेंट or recognize inconsistency, or this would allow the company to reflect document risk management। तो ये उसकी बात कर रहा है, हमने सारे केसेस पर डिस्कस किए हैं कि वो एक्सेप्शन बता रहा है कि आपने कौन से एक्सेप्शंस हैं जब आप जो है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई जो है P&L जो है लायबिलिटी को बुक कर सकते हैं। इसकी समरी पढ़ लेते हैं। समरी क्या कहता है जी, कहता है जी कैटेगरी क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। एग्जाम्पल क्या है, हुज फेयर वैल्यू मूवमेंट टू प्रॉफिट लॉस। अगर फेयर वैल्यू तो P&L लेंगे तो उसकी जो फेयर वैल्यू में डिफरेंस आएगा और P&L को डालना है। अगर फाइनेंशियल एसेट जो है वो ओसीआई में जाएंगे तो उसकी मूवमेंट कहाँ जाएगी, उसकी फेयर वैल्यू की मूवमेंट जो है वो आपकी ओसीआई में जाएगी। लेकिन सब्सिक्वेंट क्या होगा, सब्सिक्वेंट जब इसे सेल होगा तो फिर क्या होगा, वो कहता है देखे जी, अब गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो जिस डेट को आपने इसको डिस्पोज ऑफ किया है उस डेट की बेस पे जो है आप उसको जो है उसका जो P&L जो है प्रॉफिट लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ने रखा, अपना फाइनेंशियल एसेट जो है उसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई रखा हुआ है। वो कहता है कि उसका डिफरेंस जो है फेयर वैल्यू का कहाँ जा रहा है, वो ओसीआई में बुक हो रहा है। अब कहता है सब्सिक्वेंट क्या होगा, सब्सिक्वेंट जो है उसकी आपने सेल कर दी है, तो सेल जब आपने की तो वो गेन लॉस आएगा ऑन डिस्पोजल कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। जो एसेट की बुक वैल्यू होगी और जो सेल वैल्यू होगी उसका डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, अब क्या कहता है, नो रिक्लासिफिकेशन ऑफ द अमाउंट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी फॉर विच एन इररिवोकेबल इलेक्शन हैज बीन मेड। ये बात क्या कर रहा है, देखो जी, वो ये बात कर रहा है, यहाँ देखें जरा, हमने यहाँ बात की थी,
हमने कहा था कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये जो शेयर है ये वाला इन्वेस्टमेंट जो थी, ये हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है इधर जाएगी, क्योंकि इसका पहले कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसको हम कहा रखेंगे फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल रखेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने एक्सेप्शन ली और हमने इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई बुक कर लिया। जब हम इन्वेस्टमेंट को हमने ये ऑप्शन लेके चले गए, हमने कहा ये इरिवोकेबल है, कभी वापस पी एंड एल में नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जैसे जनाब हमने आपने ऑप्शन क्या ली थी, नो रिक्लासिफिकेशन, कि कभी वापस नहीं आएगा टू द अमाउंट ऑफ प्रीवियस रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई। तो ये बात किसकी कर रहा है, ये इक्विटी की बात कर रहा है बेसिकली। जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो उसमें क्या होगा, आप ऑप्शन ले लोगे, अगर उसको फेवर थ्रू ओसीआई रख लोगे, आपको जाना चाहिए था फेवर थ्रू पी एंड एल, लेकिन आपने क्या रख लिया, आपने फेवर थ्रू ओसीआई रख लिया। तो अगर जब आपने रख लिया उसको, तो आप क्या करोगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी फॉर विच इरेवोकेबल इलेक्शन हैज बीन मेड, तो वो क्या करेंगे कि वो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको उठा के ओसीआई को खत्म करके आप क्या करेंगे, सीधा इक्विटी में ले जाएंगे, इसको आप पी एंड एल में लेके नहीं जाएंगे। अब अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है, जब अपने इन्वेस्टमेंट सेल की, तो वो जो ओसीआई है उसको खत्म करना है। उसको जो ओसीआई को खत्म कैसे करेंगे, आप उसको आप सीधे जाके इक्विटी से खत्म करेंगे, उसको पी एंड एल में शिफ्ट नहीं करेंगे, ये बात कर रहा आपसे। नो रिक्लासिफिकेशन, तो रिक्लासिफिकेशन क्या थी कि हम इसको वापस पी एंड एल में लेके जाते हैं, हम उसको पी एंड एल में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इरिवोकेबल थी। तो फिर वो क्या होगा, वो इक्विटी में चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये केस का था, ये इक्विटी का केस था कि अगर आपने आपने इक्विटी ली हुई है और सब्सिक्वेंटली जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो सेल हो जाती है, तो और आप देखेंगे कि आपने अगर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट जो है उसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखा हुआ है, तो वो जो है वो इरिवोकेबल थी। अब वो जो है उसकी रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो पीएनएल में नहीं जा सकता। वो कहाँ जाएगा, उसका डिफरेंस जो है वो हमेशा ओसीआई में जाके खत्म, इक्विटी में जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिबेंचर है, डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, तो इसकी रिक्लासिफिकेशन इज स्टिल रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो डिबेंचर की जब आप देखेंगे, आप बिजनेस मॉडल चेंज किया आपने, पहले बिजनेस मॉडल में क्या रखा था, आपने कहा था होल्ड एंड सेल है, और आपने इसको फेवर थ्रू से रखा था। लेकिन आपने कहा बिजनेस मॉडल में मैं इसको होल्ड में ले जाता हूँ, तो वो आप उसको उठा के वापस जो है वो एम्बोटाइज कॉस्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ वो जो इरिवोकेबल ऑप्शन थी वो जो है रिक्लासिफिकेट नहीं हो सकती, लेकिन जो रिवोकेबल है वो आपका जो है वो शिफ्ट हो सकता है। यहाँ देखें, हमने डिबेंचर को क्या कहा था कि ये डिबेंचर में दोनों दोनों चीजें थी, ये भी था और दूसरा भी था, ठीक है, दोनों चीजें थी। तो ये क्या था, जब हमने बिजनेस मॉडल चेंज किया अपना, हमने जब होल्ड से इसको सेल पे लेके गए, तो क्या होगा, इसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो यही बात यहाँ पे वो कर रहा है कि अगर वो आपकी आपकी रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब वो आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के केस में जो है उसकी रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में उसकी रिक्लासिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो ये बात कर रहा है आपसे, नो रिक्लासिफिकेशन एंड रिक्लासिफिकेशन, क्योंकि वहां पे आपने इक्विटी वाले केस में आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि फेवर थ्रू पी एंड एल ही ले सकते हो, लेकिन आपने ओसीआई ली, तो वो कहता है रिक्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इरिवोकेबल ऑप्शन ले ली। लेकिन जो डिबेंचर के केस में है, आपको क्या था, आपने डिसाइड किया था बिजनेस मॉडल के बेस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो थी आपकी, इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो आपको मिल रहा था, सोलरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो थी, लेकिन आपने कहा था मैंने होल्ड करना है, तो आपने कॉस्ट मॉडल लिया। लेकिन बाद में आपने 2 साल बाद कहा नहीं यार मैं तो सेल भी करना है, मैंने होल्ड एंड सेल वाली ऑप्शन ले ली है, तो वो कहता है आप रिकन्स्ट्रक्शन कर लो इसको, आप इसको जो कॉस्ट है उसको फेवर थ्रू से ले जा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, आपने अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल लीव ऑप्शन, चेंज इन फेयर वैल्यू एट्रीब्यूट्स चेंज टू चेंज इन क्रेडिट रिस्क टू ओसीआई। वो कहता है देखो जी, आपने क्या कहा, आपने कहा फेयर वैल्यू पे करेंगे, जो डिफरेंस आएगा पी एंड एल को चार्ज करेंगे। लेकिन अगर फेयर वैल्यू चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, एट्रीब्यूट तो चेंज इन क्रेडिट रिस्क ऑफ द कंपनी, कंपनी के अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से उसकी चेंज हो रही है, तो वो जो चेंज होगा वो पी एंड एल में नहीं जाएगा, वो ओसीआई में जाएगा। मैंने एक कंपनी के शेयर लिए हुए थे, ठीक है, मैंने उसको जो इन्वेस्टमेंट शेयर थी, मैंने कहा इसको फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल रखूंगा, राइट। अब क्या हुआ, उसकी फेयर वैल्यू चेंज हुई, उसकी फेवर चेंज हुई, मैंने डिफेंस का डाला पी एंड एल में डाल दिया,
फेयर वैल्यू 2 लाख से 4 लाख हो गई, मैंने 2 लाख P&L में डाल दिया। लेकिन वो कहता है कि क्या हुआ, वो जिस कंपनी के शेयर आपने लिए हुए थे ना, वो उसकी उसकी क्रेडिट वो बैंकरप्ट हो गई, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो उसका अपना क्रेडिट रिस्क बढ़ा, उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब उसकी जो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से उसकी जो फेयर वैल्यू चेंज हो रही है वो चेंज आप ओसीआई में रखेंगे, उसको आप P&L में लेके जाएंगे, बेशक हमने फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। तो उसके जो क्रेडिट रिस्क है, जो क्रेडिट रिस्क की वजह से जो उसकी चेंज आ रही है, उस क्रेडिट रिस्क की वजह से जो चेंज आएगी वो हमेशा जो है वो ओसीआई में जाएगा, उसको P&L में नहीं लेके जाएंगे। बाकी सारी चेंजेस जो है फेयर वैल्यू की वो आपकी जो है वो P&L में जाएंगी। ठीक है जी। कहता जी एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज परचेज फॉर 300,000 प्लस 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट। उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1% है, 1% का कितना बनेगा, 3,000 बनेगा। ठीक है जी। तो इसका सॉरी 300 बनेगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 3,300, 30,300। इट्स क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई जाएगा। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर द इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू 40,000, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 40,000 हो गई। और 31 दिसंबर सोल्ड, उसको सेल उसने कर दिया 50,000 पे। ठीक है जी। तो अब इसको आप बता दें क्या करेंगे आप देखें जी, अब इसका क्या हुआ, 31 दिसंबर को इसकी फेयर वैल्यू क्या थी, ये हो गई है। तो हमने इसको इंक्रीज कर दिया होगा और डिफरेंस का डाल दिया होगा ओसीआई में। तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 40,000 हो गई। ठीक है जी। हमने एंट्री पास की होगी ना, हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया होगा टू P&L टू ओसीआई। ठीक है जी। कितना, 9,700 से, तो इन्वेस्टमेंट आपकी 40,000 पे आ गई होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो 10,000 जो है आपका आपका P&L में चला जाएगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट से आप डिस्पोजल का डिफरेंस लेंगे। ठीक है जी, उसने बात की है। 50,000 कैश आ गया, 40,000 उसकी बुक वैल्यू और 1,000 आपका चला गया। ये आपने एंट्री पास करनी है, जिसका इफेक्ट आ जाएगा, इसका इफेक्ट ओसीआई में जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। लाइबिलिटी की हमने बात कर ली कि लाइबिलिटी की रिक्लासिफिकेशन नहीं होती। ठीक है जी। फाइनेंशियल एसेट्स की रिक्लासिफिकेशन हो सकती है, वो कैसे होगी वो हम देख सकते हैं। कहता जी सबसे पहले क्या किया आपने, लिया होता है एमोर्टाइज कॉस्ट पे, उसको आपने शिफ्ट कर दिया फेयर वैल्यू थ्रू P&L। जब आप एमोर्टाइज कॉस्ट से उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L में लाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसकी कॉस्ट से फेयर वैल्यू निकालेंगे। अब कॉस्ट से फेयर वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो डिफरेंस का जाएगा। तो डिफरेंस जो है वो कहता है फेयर वैल्यू इज मेजर्ड एट रियलाइजेशन डेट, डिफरेंस फ्रॉम कैरिंग अमाउंट शुड बी चार्ज टू P&L। तो डिफरेंस का जाएगा P&L में जाएगा। तो जब आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे तो फेयर वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू जब ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट का जाएगा P&L में जाएगा। अगर कॉस्ट से फेयर वैल्यू कम हो जाएगी तो लॉस होगा, लॉस का जाएगा, लॉस P&L में जाएगा। ठीक है जी। तो जब कॉस्ट शिफ्ट करेंगे फेयर वैल्यू में, तो जब आप देखें, आप सिंपल याद रखें कि जब आप किसी भी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी फेयर शिफ्ट हुआ P&L में, यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ P&L में, तो डिफरेंस का जाएगा P&L में जाएगा। तो जब आप P&L में शिफ्ट कर रहे हैं, अब देखें यहाँ से फेयर वैल्यू आपकी थी P&L में, इसको आपने कॉस्ट पे कर दिया, तो ये वो कहता है ये जो फेयर वैल्यू है ये इसकी डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी, इसको इसी पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। तो फेयर वैल्यू एट रिकन्सिडरेशन डेट बिकम द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, तो ये इसकी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। हम कहेंगे फेयर वैल्यू जो है ये इसकी डीम्ड कॉस्ट है, उसी कॉस्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद एमोर्टाइज कॉस्ट ट्रांसफर होगी ओसीआई में। अब ओसीआई से इसको फेयर वैल्यू में ले जाएंगे, जब ये फेयर वैल्यू बनाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो उसका डिफरेंस का जाएगा वो ओसीआई में जाएगा, क्योंकि आप ओसीआई में शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह जब ओसीआई से आप कॉस्ट पे जाएंगे तो वो कहता है आप क्या करेंगे, इसी फेयर वैल्यू को आप उसकी कॉस्ट डीम कॉस्ट बना लेंगे, और जो ओसीआई होगा उसको भी आप एडजस्ट कर लेंगे डीम कॉस्ट में। ओसीआई प्लस उसकी फेयर वैल्यू दोनों को जो होंगी वो उसको काम क्लब करेंगे, उसको कॉस्ट बना लेंगे। द फेयर वैल्यू एट द रिकन्सिडरेशन डेट बिकम इट्स न्यू एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। cumulative gain or loss on OCI adjusted against the fair value of the financial asset recalculation। वो कहता है कि OCI में जो बैलेंस पड़ा हुआ था क्रेडिट, और जितने जो फेयर से जो अमाउंट बढ़ी वो सारी की सारी उसकी डीप कॉस्ट में डाल दो। उसका कहता है ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L था, P&L से कहा गया फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो दोनों फेयर वैल्यू पे डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर डिफरेंस आएगा भी तो P&L में डाल दो।
ठीक है। The fair value reconciliation date becomes its new carrying amount, effective interest in determining the basis of the fair value at the reconciliation date. तो डिफरेंस तो आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो पीएनएल में डाल दो। ठीक है जी। इसी तरह का फेयर वैल्यू से आप पीएनएल में जा रहे हो तो वो आप वही आपकी फेयर वैल्यू पे ही है, अगर फिर भी कोई डिफरेंस आता है तो आप पीएनएल में डाल दो। ठीक है जी। तो ये इसकी तीसरा क्लासिफिकेशन मेजरमेंट। बाकी जो है इंशाल्लाह जो है हम यहीं पे क्लास को आज रोकते हैं सर। जितना आपको हमने पढ़ा है इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप करें, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो उसको हम जो है वो यहीं से मेजरमेंट जो है यहाँ से जो है हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो किसी के वजह का कोई क्वेश्चन है, जब इतना भी अभी हमने आज पढ़ा है इसमें अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है या किसी और कोई और रेलिवेंट क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो वो आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इतना आज बहुत है, पहला लेक्चर है आज। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ट्यूसडे को ही होगा इंशाल्लाह इसी टाइम पे। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, तो हम आंसर करते हैं। उसके बाद ये क्लास को आज की क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी। किसी के जहन में क्वेश्चन तो नहीं है कोई? इसकी रिकॉर्डिंग मैंने किया है। आप बाइक ऑन कर लें, आप चैटिंग कर रहे हैं। चले क्वेश्चन कोई नहीं, चलें ठीक है। शाह साहब आपको चीज़ समझ आ गई? आपको मज़ा आया क्लास करने का? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं बड़ा मुश्किल है। जितना पढ़ा उतना समझ आ गया आपको? तो कई आधा तो हमने पढ़ ही लिया है, बाकी तो कहीं इम्पेमेंट आ गई है, हैजिंग वगैरह है, वो भी इंशाल्लाह हम इसी तरह जिस तरह हम पढ़ रहे हैं इसी डिटेल में इस तरह इंशाल्लाह पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है सुबह, इंशाल्लाह सुबह जो है इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उधर से इसको व्यू कर सकते हैं दोबारा एनी टाइम। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, मैं आपको आंसर करता हूँ। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ इसकी अब?